अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 201 की प्रिपरेशन करवाऊंगा। एक ही लेक्चर होगा और इसी के अंदर मैं आपको मिड से लेकर फाइनल तक, मतलब लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि आपने किस तरह जो है पेपर अटैम्प्ट करना है CS 201 का। काफ़ी दोस्त जो होते हैं वो परेशान होते हैं, सर CS 201 का पेपर जो है हमें बहुत टफ लग रहा है, हम इसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, ये कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग CS 201 का पेपर पास कर सकते हैं। अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप बेसिक से लेके एडवांस प्रोग्रामिंग का कोई भी टॉपिक इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं स्टार्ट में एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि CS 201 का पेपर जो होता है वो बेटा प्रोग्रामिंग में से आता है, थ्योरी में से नहीं आता। तो अगर अभी तक आप थ्योरी के लेक्चर ले रहे हैं तो अभी से थ्योरी को स्किप करके प्रोग्रामिंग पे स्विच हो जाएं, अगर आपने वाकई में CS 201 को पास करना है तो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर अगर हम प्रोग्रामिंग करें तो करें किस तरह, या हमें कौन से टॉपिक करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डीपली जाके कोडिंग को देख सकें। तो हम एक शॉर्टकट सी ट्रिक बता दें कि जिसको फॉलो करके हम अपना CS 201 का पेपर पास कर लें। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप किस तरह जो CS 201 का पेपर पास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं डेव सी प्लस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डेव सी प्लस के अंदर कोडिंग करेंगे हम सारी की सारी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। डिफरेंट टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगा जो कि प्रोग्रामिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन स्टार्ट पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बेटा याद रखिएगा, जितने भी CS 201 का पेपर होता है ना उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो बेटा होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हमारे पास होता है जी, राइट दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। पहला सबसे मेन क्वेश्चन, राइट दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, पहला हमारे पास ये क्वेश्चन आता है बेटा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर CS 201 के अंदर, वो होता है जी, करेक्ट दी सिंटैक्स या रिमूव द एरर फ्रॉम दिस प्रोग्राम। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है आपके CS 201 के अंदर, वो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ कोड, बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब ये अलग अलग तरह के कोड हो सकते हैं। फर्ज करें अगर वो आपसे कह देता है जी, राइट अ कोड टू प्रिंट 5 नंबर ऑन योर स्क्रीन, क्या आप क्या करें, 5 नंबर इंटर करवाएं जी। किससे इंटर करवाएं? यूजर से इंटर करवाएं। अब उसकी अलग अलग डिमांड हो सकती है, वो किस तरह का आपको प्रोग्राम कहता है। बस जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको कहा है ना कि इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आप वीडियो कंप्लीट तक वॉच करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस प्रोग्रामिंग के हर एक टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। बट उससे पहले आपने याद रखना है कि आपके पेपर के अंदर ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से आते हैं? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, करेक्ट द सिंटैक्स ऑफ दिस कोड, रिमूव द एरर फ्रॉम दिस प्रोग्राम, और राइट अ कोड टू प्रिंट वैल्यूज या राइट अ प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो राइट अ प्रोग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ये 1 या 2 आते हैं, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है किसी भी टॉपिक के रेलेवेंट। बट मैं कोशिश करूंगा आपको बजाय इसके ऊपर कि आप इसके ऊपर आएँ, आप पहले 2 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। मतलब हमारे जो पहले 2 क्वेश्चन अगर आप उनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो तकरीबन आपका पेपर इसी से कवर होने वाला है। और अब काफ़ी लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आप कह रहे हैं कि जी क्वेश्चन इसमें से कवर होते हैं तो फिर ऑप्शन कहाँ से करें? बेटा बिल्कुल आपने एग्जैक्टली टारगेट किया है कि ऑप्शन कहाँ से करें। देखिए इसके लिए मैंने चैनल पे 2 कंटेंट अपलोड किए हुए हैं, 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं आपके लिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे करंट पेपर और पास पेपर की, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू गेट 4.0 GPA। अगर अभी तक आपने इन दोनों वीडियोस को वॉच नहीं किया तो जल्दी से जाके वॉच कर लें। इस वीडियो के अंदर, दोनों वीडियोस के अंदर मैं आपको ओवरऑल एक मिक्सचर बता देता हूँ। मैंने क्या बताया है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि एक्चुअल पास पेपर जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मतलब एक्चुअल पास पेपर कौन से होते हैं, लाइक 2020 का पास पेपर, 2021 का पास पेपर। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बेटा प्रूव करके दिखाया था कि जो आप पास पेपर डाउनलोड करते हो गूगल से, वो 2014 के, 2015 के पेपर होते हैं। तो मैंने फिर आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया था कि आपने एक्चुअल में करंट पेपर कहाँ से लेने हैं, 2022 वाले जो अब हो रहे हैं, और जो 2021 के करंट पेपर हैं वो आपने कहाँ से लेने, वो मैंने आपको इस चीज़ यहाँ पे सारी बताई थी डिटेल। तो अब आपने सबसे पहला जो काम करना है, अब आपने क्या करना है, ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों के लिए चीज इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी टॉपिक्स हैं, जो करंट पेपर्स हो रहे हैं ना आपके किसी भी बुक के, ये बेसिकली हर एक बुक के लिए आपके पास ये मेथड है, तो आप हर बुक में फॉलो कर सकते हैं। जितने भी आपके करंट पेपर्स हो रहे हैं ना, उन करंट पेपर के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। फर्ज करें मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर पहला क्वेश्चन आया जी लूप्स के बारे में, ठीक है, पहला करंट पेपर है। दूसरे के अंदर आया इफ एल्स के बारे में, तीसरा आया जी फिर लूप के बारे में, चौथा आया फिर क्लासेस के बारे में, पांचवा आ गया फिर
टेम्पलेट के बारे में, छठा फिर आ गया जी मेरा फर्ज कर लें अरे के बारे में। तो बेसिकली आपने इन सारे टॉपिक्स जो आपने यहाँ पे निकाले हैं क्वेश्चंस के, आपने इन टॉपिक्स की कोडिंग करनी है। फिर समझा रही ना बात कि आपने इन टॉपिक्स की कोडिंग करनी है। जब आप इन टॉपिक्स की कोडिंग करेंगे ना, आपका एमसीक्यूज पार्ट भी क्लियर होगा, आपका ये क्वेश्चन वाला पार्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बेटा करना कुछ यूं है, आपने जितने भी आगे करंट एमसीक्यूज हुए हैं, मतलब अगर आपके टोटल 3 एमसीक्यूज हुए हैं, ठीक है, टोटल 3 स्टार्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक, तो अब आपने करना क्या है, आपने मिड के बाद जितने भी आपने एमसीक्यूज दिए हैं ना CS2001 की, उसकी आपने फाइल्स देखनी है। और वो फाइल्स कैसे देखनी है, आप यहाँ पे सर्चिंग के ऊपर क्लिक करें, CS2001 एमसीक्यूज फाइल या क्विज फाइल आप यहाँ पे लिखें, क्विज फाइल 3। अब बेसिकली मुझे नहीं पता कि कितने क्विज हुए हैं, अब आपके 3 क्विज हुए हैं, 4 क्विज हुए हैं, तो मतलब जितने भी मिड टर्म के बाद वाले क्विज हुए हैं ना, आपने उन क्विज की जो वीडियोस है वो निकाल के देख लेनी है यूट्यूब से, किसी की भी देख लें जिसकी आपका दिल करे वो आप निकाल के देख लीजिएगा। तो आपके जितने भी वहाँ पे बेटा क्विज आए हुए हैं आप उनको काइंडली एक बार देख के जाइएगा, आपका क्विज का काम भी उससे सॉल्व हो जाएगा। प्लस मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा ईजी टू अंडरस्टैंड, और उसमें जितने भी थ्योरी रेलेवेंट डाटा होगा आपका CS2001 का वो सारे का सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि सर अब हम थ्योरी कहाँ से करें, थ्योरी वाला सारा पोर्शन मेरे नोट से कवर होने वाला है, कोडिंग वाला सारा पोर्शन मैं अब आपको इस तरह कोडिंग में कवर करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मैं आपका वेस्ट कर चुका हूँ, बट ये कुछ टिप्स थी जो मुझे लगता था कि आपको देनी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट में दे दी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस बुक के अंदर जो हम लैंग्वेज कवर करने वाले हैं वो CS2001 प्रैक्टिकल और CS2001 दोनों बुक्स के लिए ये चीज़ सेम रहेगी। अब ये बेसिकली हम जो लैंग्वेज कवर करने वाले वो है C++। अभी बेसिकली C+ क्या है, C+ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई वी नीड टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन आवर कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं? देखें बहुत सिंपल सी बात है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी जुबान बोलते हैं, मतलब 0-1 की जुबान बोलता है। हम बोलते हैं उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, सराइकी। तो बेसिकली बेटा हम एक अलग लैंग्वेज यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, और कंप्यूटर जो है एक अलग लैंग्वेज बोलता है। सो दैट्स वाई हियर वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम अदर लैंग्वेजेस विच इज कम्युनिकेट विच इज अंडरस्टैंड द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे हम बेटा एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कि कंप्यूटर की जुबान समझ सके। मिसाल के तौर पे बेटा यहाँ पे हमारे पास, मैं सिंपल एग्जांपल एक लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, एक बंदा पाकिस्तान के अंदर रहता है, उसने एक ऐसे बंदे के साथ बेटा कम्युनिकेट करना है जो कि सऊदी अरब के अंदर रहता है। अब मिसाल के तौर पे सऊदी अरब वाले बंदे को अरबी आती है, उर्दू नहीं आती, और आपको अरबी नहीं आती, आपको सिर्फ उर्दू आती है। तो अगर बेटा आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप दोनों के लिए अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल हो जाएगा किसी की बात को। अब वो क्या कह रहा है आपको समझ नहीं आएगी, आप क्या कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यही बेसिकली सेम कंसेप्ट जो है हमारे कंप्यूटर के दरमियान इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि वो समझता है सिर्फ 0-1 और हम बोलते हैं जी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। तो ये ना तो हमारी जुबान समझ सकते हैं हम, ना उसकी जुबान समझ सकते हैं, ना वो हमारी जुबान समझ सकता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटा एज अ ट्रांसलेटर काम करती है। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, एक लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। बेटा अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग की अलग अलग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हमारे पास C++ आ जाता है, पाइथन आ जाती है, C# आ जाती है, उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग आ जाती है, ठीक है, वो सर C# में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास C आ जाता है, ठीक है, जावा आ जाती है, ऊप आ जाती है, जो कि ऊप और C+ हम दोनों ही इसी लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं शॉर्टली। तो वीडियो कंप्लीट तक वॉच करिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट C+ से डायरेक्टली। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ये वीडियो CS2001 वाले स्टूडेंट्स और CS2001 प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए होने वाली है, तो दोनों ही लाजमी इसको एंड तक वॉच करिएगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं #include IOStream। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जब भी हम बेटा कोई भी लैंग्वेज राइट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने उर्दू राइट करनी है, तो बेटा उर्दू राइट करने के कुछ तरीकेकार होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, फिर हम उर्दू को राइट कर पाते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर हम लोग पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखते, अगर हम पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखते तो हम कहते हैं जी ये हमारी एक मिस्टेक है, इसे हम कहते हैं एक एरर है, ठीक है ना, ये हमने एक मिस्टेक कर दी है जी। कौन सी मिस्टेक है सर? ये पंचुएशन मिस्टेक है। इसी तरह बेटा उसको हम कहते हैं रूल, ठीक है ना, अपनी जुबान में क्या उसे कहते हैं रूल। लेकिन उसी को अगर हम बेटा उस लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में रूल, लेकिन अगर उसी बेटा चीज को हम प्रोग्रामिंग के अंदर ला के देखें तो हम इसे कहेंगे सिंटैक्स। क्या कहेंगे? सिंटैक्स, लिखने का रूल।
यानी कि सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। बेटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी, एक चीज होती है कमेंट। अब इसके अंदर ना दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। देखें जब आप दो बैक स्लैश इस तरह लगाएंगे इसे हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट। एक होता है बेटा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर क्या होता है, आप पहले यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन लगाएंगे, फिर आप स्टैटिक को यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर आप यहाँ पे बैक स्लैश लगा देंगे। ठीक है, आप देखें अब इन दोनों के दरमियान में जितनी भी चीजें राइट करूंगा वो सारी की सारी कमेंट हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं बेटा मल्टी लाइन कमेंट और इसे मैं कहूंगा सिंगल लाइन कमेंट। आई होप सो आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर क्लियर होगी है तो अब हम बात करते हैं डिटेल से सिंटैक्स के बारे में। तो बेटा कमेंट क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लें। कमेंट बेसिकली बेटा एक ऐसी चीज होती है जो कि कंपाइलर को नहीं दिख रही होती, जस्ट हमें और हमें दिख रही होती है। अब हमें दिख रही होती है तो क्या मतलब है, हमें दिख रही का बेटा मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हम लोग कमेंट में लिखते हैं वो जैसे हम अपने अंडरस्टैंड करने के लिए लिखते हैं, उसका कोडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे बेटा हम सिंटैक्स लिखते हैं, सिंटैक्स के अंदर हमने यहाँ पे दूसरी लाइन लिखनी होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद सेमीकोलन। थर्ड लाइन में हमने लिखनी होती है इंट मेन और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाते हैं। बेटा आपने याद रखना है इन दोनों को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ये बहुत ज्यादा ऑप्शन में पूछा जाता है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रेस। क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेस। ये भी बात आपने बेटा मेरी याद रखनी है, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस। ठीक है, अच्छा अब बाकी जो इसकी फाइल है इसी कोड की सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके वन क्लिक के साथ इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पैरेंथेसिस इसको हम बोलते हैं और कर्ली ब्रेस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको मैं उठा के किसके अंदर डाल दूंगा, कमेंट के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा तो ये कंपाइल के टाइम मुझे इशू क्रिएट करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास हो गया सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स तो हो गया, सिंटैक्स हमने लिख लिया। अब इसको लिखने का फायदा क्या है, बेटा याद रखिएगा जब भी आप अपने कोई भी प्रोग्राम राइट करेंगे, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जब तक आप उसके अंदर ये 3 लाइनें रेड नहीं करेंगे बेटा तब तक आपका कोड काम नहीं करेगा। अब बेटा यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है, सी प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर बेटा ब्लैंक स्पेस इग्नोर्ड होती है, ब्लैंक लाइंस इग्नोर्ड होती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली चाहे मैं इसको इस तरह लिख लूँ, चाहे मैं इसको इस तरह लिख लूँ, चाहे मैं इसको इस तरह लिख लूँ, तीनों ही तरीके ठीक है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। चाहे मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है ना। अब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर ये यहाँ पे इस तरह करके लिखा होगा तब ये तरीका रॉन्ग है। नहीं बेटा रॉन्ग नहीं है, ये ब्लैंक लाइंस होती हैं, ब्लैंक स्पेस होती हैं, इग्नोर हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सर इसका मतलब क्या होता है सब लाइनों का। पहली लाइन जो होती है बेटा हम कहते हैं हेडर फाइल। क्या कहते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली क्यों यूज की जाती है, हेडर फाइल बेसिकली यूज की जाती है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हेडर फाइल यूज है वो आईओ स्ट्रीम की है। अब आईओ स्ट्रीम के अंदर बेसिकली क्या होता है, आईओ स्ट्रीम बेटा जब भी आप कोई भी प्रोग्राम राइट करेंगे ना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके अंदर ये हेडर फाइल आप लाजमी देखेंगे। उसकी क्या रीजन है बेटा, जब भी आप प्रोग्राम राइट करेंगे आपने या तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम से डिस्प्ले करवाना होगा स्क्रीन पे, या आपने कुछ ना कुछ एंटर करवाना होगा। तो आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। तो दोनों ही सूरत हाल में आपको इस हेडर फाइल को लाजमी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ गई ये सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के अंदर बेटा हमारे पास जो मेन चीज होती है वो एसटीडी होती है, जिसका लिंक होता है बेसिकली आपके इस आईओ के साथ। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको अलग कर देता है एक दूसरे से। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लाइन है वो है इंट मेन की। अब यहाँ पे जो बेटा इंट है बेसिकली ये एक रिटर्न टाइप है। क्या है, रिटर्न टाइप। आपसे अगर वो पूछ ले तो आपने बताना है कि जो पहले थर्ड नंबर पर जो चीज लाइन इंक्लूड की जाती है इंट की, तो ये एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि बेटा जो आप फंक्शन बना रहे हो मेन का, ये इस फंक्शन ने कुछ ना कुछ रिटर्न करनी है वैल्यू, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट एक इंट रिटर्न कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर इसके साथ हम इंट ना लगाएं तो क्या होगा, अगर हम इंट लगा दें तो क्या होगा। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप इंट लगा देते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो खुद ब खुद ही इसको इंट असाइन कर देगा, ये एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CS201 मेगा लेक्चर या फाइनल टर्म प्रिपरेशन कोडिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा, कोई इसमें एरर नहीं है। यहाँ पे देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट कैसे होगा, क्योंकि ये तो सिंपल एक सिंटैक्स है, इसके अंदर हमने कौन सा कोई वैल्यू प्रिंट करवाई है। मेन काम अब शुरू होगा इन दो कर्ली ब्रेस के दरमियान, जो भी आप इन दो कर्ली ब्रेस के दरमियान बेटा लिखोगे वो हमारे पास चीजें प्रिंट होनी है। लेकिन क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको बताया कि कमेंट है, ये कंपाइलर को दिखेगा नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? भाई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है? ओके ओके जी, ओके कोई बात नहीं। अच्छा यहां पे हमारे पास बेटा दो चीजें आगे मेन आ जाती हैं, एक होता है डाटा टाइप,
एक होता है वेरिएबल। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से इसका ओवरव्यू करवा दूं। वैसे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक उसको जाके वॉच नहीं किया तो यार जल्दी से जाके वॉच कर लो, किस चीज़ का देर कर रहे हो आप। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से बताया था बेसिक्स ऑफ C+ के बारे में, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल से ओवरव्यू करवाई थी। बट फिर भी एक जल्दी सा एक ओवरव्यू अभी भी करवा देता हूँ। यहाँ पे वैसे डिटेल ओवरव्यू था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस ओवरव्यू होने वाला है। अरे नहीं लेक्चर किया, अरे का लेक्चर भी यहाँ से देख सकते हैं, बहुत डिटेल से बात की थी मैंने यहाँ पे। अब डाटा टाइप्स क्या होती है बेटा? डाटा टाइप बेसिकली 4 तरह की होती हैं, जिसमें आपके पास इंट आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है और बुलियन आता है। ठीक है, इंट बेसिकली बेटा ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर आप नंबर स्टोर करते हैं। कैरेक्टर ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आप कैरेक्टर टाइप डाटा स्टोर करते हैं। और फ्लोट एक ऐसी डाटा टाइप है जहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट स्टोर करते हैं। ठीक है, और बुल एक ऐसी डाटा टाइप है जहाँ पे आप कंडीशन स्टोर करते हैं, द कंडीशन विच इज ट्रू और फॉल्स, येस और नो। कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर बेटा ट्रू इज इक्वल टू 1 और फॉल्स इज इक्वल टू 0। ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। टू बी नोटेड दिस, यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। व्हाई वी नीड टू डिक्लेयर एनी डाटा टाइप फॉर योर प्रोग्राम? बेटा याद रखिएगा डाटा की हमेशा कोई ना कोई टाइप रहती है, कोई ना कोई। देखें मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करना है तो आप पहले बताते हो यार ये डाटा क्या है, डाटा मूवी है, डाटा पिक्चर है, डाटा कोई सॉन्ग है। तो बेसिकली आप उसको पहले फॉर्मेट बताते हो कि वो जो आप डाटा स्टोर करने जा रहे हो कंप्यूटर के अंदर उसका फॉर्मेट क्या है। जेपीजी पिक्चर है, पीएनजी पिक्चर है, पीएसडी पिक्चर है, अगर कोई वीडियो है तो MP4 वीडियो है, HD वीडियो है, 4K वीडियो है, 3K है। तो अलग अलग टाइप्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं या टाइप कहते हैं। इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग यूज करते हैं इसके अंदर भी हम लोग बेटा बेसिकली डाटा की टाइप बताते हैं जो कि फिर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है फिर डाटा। अब यहाँ पे डाटा मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप का डाटा लिख दिया है, जो 4 मोस्टली हम डाटा टाइप यूज करते हैं अपने C+ के अंदर, वो मैंने यहाँ पे सारी की सारी राइट कर दी है। अब इसको उठा के मैं यहाँ से सीधा डाल दूंगा अपने इस कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आती रहें साथ साथ और आपका कोई भी डाउट और क्वेश्चन ना रहे। इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे फेंक देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको यहाँ से चीज़ें इरेज ना हो, ताकि आपको मैं साथ साथ जब मैं इसको कंपाइल करूँ तो आपको सारी सारी चीज़ें समझ में आए। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? देखें आप जब डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर बेटा इस तरह का ना एक बॉक्स रिजर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बॉक्स रिजर्व हो जाता है आपकी मेमोरी के अंदर जाके, जो भी आप डाटा टाइप डिफाइन करेंगे। फिर क्या होता है, जब आप वेरिएबल लिखते हैं तो उसी वेरिएबल की वजह से हमारे पास जो मेमोरी बॉक्स बेटा रिजर्व हुआ होता है उसके अंदर हम एक नेम असाइन कर देते हैं। क्या असाइन कर देते हैं? एक नेम असाइन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल कह देते हैं बेटा। ठीक है, इस डिस्क्रिप्टिव नेम को हम क्या कहते हैं? फिर वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल बेटा किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मैंने शान एक नेम बनाया तो इसके अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर मिला के इसने क्या कर दिया, एक वर्ड बना दिया। वेरिएबल जो है आपका सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखनी है, बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं। क्या कर देते हैं सर जी, पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक, कभी भी डाटा टाइप वेरिएबल के दरमियान स्पेस नहीं देनी। इस तरह आप कभी भी वेरिएबल के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपने स्पेस देनी है तो फिर आपने क्या करना है, उसके दरमियान एक आपको डैश लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? डैश लगानी पड़ेगी, या अंडरस्कोर आप इसको समझ लें। वैसे इसको कहते हैं अंडरस्कोर है, बट कुछ लोग इसको डैश बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डैश लफ्ज बोला। अब इसको वैसे अगर रियली में बात करें ओवरऑल जिसको बोला जाता है तो वहां पे इसको अंडरस्कोर बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको एज अंडरस्कोर आप जो है ना वो लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक, कभी भी स्टार्ट के ऊपर वेरिएबल के अंदर बेटा नंबर नहीं आएंगे। वेरिएबल आप इस तरह बना सकते हो S1, S2, S3, S4, लेकिन कभी भी आप ये नहीं बना सकते 3S, 4S, 5S, इस तरह वेरिएबल नहीं कभी भी बना सकते। ये एक रॉन्ग मेथड होता है, इसको आप कभी भी यूज नहीं करिएगा। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक ये वाली, और दूसरी ये कि बगैर अंडरस्कोर लगाए 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस ऐड करने का प्रोसेस, ये दोनों ही रॉन्ग है। और ये मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ कि ये मैं क्या चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहरहाल आपको एक ओवरव्यू हो गया होगा छोटा सा। अब इसके बाद ना कुछ साइजेस का फंडा आ जाता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डाटा टाइप के अंदर। डाटा टाइप के अंदर क्योंकि उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, इंट को फिर शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर, फिर कैरेक्टर को फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता, फ्लोट को डिवाइड किया जाता है डबल में और लॉन्ग में। बट वो मैं अभी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, और क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर लेंथी होने वाला है तो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको उसको देखना है तो आप इस लेक्चर के अंदर जाकर देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट क्योंकि इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन टॉपिक के अंदर आते हैं, डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे। बट एक बात याद रखिएगा, आपने अब यहाँ से आपका बेसिकली
पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जब मैंने आपको बताया था कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आउटपुट किस तरह देखनी है, देखें सबसे पहले आपको यहां पे डाटा टाइप लगानी है, एक भी लगाना है वेरिएबल, ठीक है ना। अब इसको लगाने के बेटा अलग अलग मेथड हो सकते हैं, या तो आप इस तरह इक्वल टू लगा लें। अब यहां पे एक और बात जो मैं बताना भूल गया, मैथ के अंदर इसका मतलब होता है कि इसके राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, मतलब इसके राइट साइड पे जो भी वैल्यू आएगी, लाइक फर्ज कर ले ए, तो हम मैथ के अंदर कहते हैं जी एस और ए इक्वल है। लेकिन अगर मैं बेटा कोडिंग के अंदर बात करूं तो कोडिंग के अंदर एक इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि राइट साइड वाली वैल्यू मिल जानी है किसे? लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। क्या कहा मैंने? राइट साइड पे जो भी चीज पड़ी होगी वो मिल जाएगी किसको? लेफ्ट साइड को। ये बात मेरी याद रखिएगा। अब यहां पे इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? जब डाटा हम किसी भी वेरिएबल को देते हैं तो हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। डाटा इनिशियल करना, डाटा इनिशियलाइज करवाना। अब यहां पे मैं इसको भी यहां पे आपको लिख दूं, इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं चीजें साथ में कमेंट इसलिए कर रहा हूं जाके आपको याद रहे बाद में। अब यहां पे मैं फर्ज करें कोई भी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे सिंपली एक सी आउट करवा देता हूं, ठीक है। अब देखें, याद रखिएगा, जब भी आपने वैल्यू सी आउट करवानी है, आपने वेरिएबल सी आउट करवाना है, कभी भी डायरेक्टली आप वैल्यू सी आउट नहीं करवाएंगे। क्या कहा मैंने? आप वेरिएबल सी आउट करवाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में एक चीज बता दी कि बेटर राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को मिल जानी है। अब राइट साइड के हमारे पास क्या पड़ा है? 40 वैल्यू पड़ी है, तो 40 को राइट साइड पे है तो किसको मिलनी है? लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को मिलनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को मिल गई। तो अब हम इसको जब सी आउट करवाएंगे बेटा एस को, तो एस के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? 40 पड़ी हुई है, 40 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि सेमीकोलन एक लाइन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे 40 जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल होके आ गया है बेटा। अब इसी 40 को आप अलग अलग डाटा टाइप्स के साथ प्रिंट करवा सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे शॉर्ट की डाटा टाइप देखो तब भी आप समझ जाइएगा कि ये एक इंट टाइप का डाटा है। अगर आपको यहाँ पे बेटा लॉन्ग की डाटा टाइप दी जाए तब भी आप समझ जाइएगा कि ये एक नंबरिंग का टाइप का डाटा है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बेटा बेसिकली इंट जो होता है ना, इसको फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, आगे एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में। जब भी शॉर्ट और लॉन्ग का लफ्ज आएगा तब भी आपने यही समझना है कि ये एक इंट टाइप का डाटा है, और जब फ्लोट का लफ्ज आएगा या डबल का लफ्ज आएगा तब भी आपने समझ जाना है कि ये एक डेसिमल पॉइंट टाइप का डाटा है, मतलब इशारे नंबर वाला डाटा है। अब ये इसकी डिटेल, अब ये इस तरह क्यों बनाए गए थे उसकी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हुई है, आप काइंडली जाकर इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी वो लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ूंगा कि अब इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्यों इसको इस तरह बनाया गया, वो आप इसी वीडियो के अंदर जाकर देखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली लॉन्ग को लगा के आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास सेम रिजल्ट प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे देखें, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं ना, उस हिसाब से आपकी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बेटा शॉर्ट यूज करता हूँ ना यहाँ पे डाटा टाइप, तो मेरे मेमोरी के अंदर 2 बाइट की जगह रिजर्व हो जाएगी। कितनी बाइट की? 2 बाइट की। अगर यहाँ पे इसी शॉर्ट की बजाय बेटा मैं यहाँ पे इंट यूज करूंगा तो मेरी मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह रिजर्व हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग की डाटा टाइप यूज करूंगा तो मेरे पास 8 बाइट की जगह जो है मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएगी। अब ये बाइट्स होते हैं जिनकी बना पे जिस वजह से इसको डिवाइड किया गया था। अब इसी तरह डबल के बेटा आपके पास 8 बाइट होते हैं और फ्लोट के बेसिकली 4 बाइट्स होते हैं। बुलियन का 1 बाइट होता है, करैक्टर का 1 बाइट होता है। इन दोनों को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया था, इसी को सिर्फ फर्दर डिवाइड किया गया था और इसको फर्दर डिवाइड किया गया था बूल और फ्लोट और आपके इंट को। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब आई होप सो कि आपको इतनी थोड़ी सी समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पर इस तरह हम डाटा टाइप और वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब एक बात मेरी आपने याद रखनी है कि कभी भी डाटा टाइप विदाउट वेरिएबल यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, पहले हमेशा डाटा टाइप आएगी और फिर हमेशा वेरिएबल आएगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि वेरिएबल पहले आया हो और डाटा टाइप बाद में आई हो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप टाइप डिफाइन करोगे कि लफ्ज क्या होता है डाटा टाइप, पहले डाटा की टाइप बतानी है, उसके बाद वेरिएबल यूज करना है आपने, ठीक है ना। पहले आप टाइप डिफाइन करोगे, उसके बाद आप यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने करैक्टर स्टोर करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगल ब्रेस का यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको यहाँ पे आप डबल पेरेंथेसिस बोल दें, सिंगल आप यहाँ पे को बोल दें, अब आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं कहता, हर बंदे की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है अलग अलग। मैं यहाँ पे इसको सिंगल कह देता हूँ, आप डबल कह सकते हैं, सॉरी सिंगल पेरेंथेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे वैसे बोलते हैं तो इसको सिंगल ही है। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, बेशक आप इसको कोमे बोलते हैं, कुछ लोग इसको कोमे भी बोल रहे होते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो इसको आप
डबल कोलन सिंगल कोलन बोला जाता है, तो आप भी वही बोलें जो इसका नाम है, सिंगल कोलन डबल कोलन, तो इस हिसाब से आप बोलें तो बेहतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है इस तरह, तो हमने किस तरह प्रिंट करवानी है कैरेक्टर के अंदर, सिंगल कोलन लगा के या डबल कोलन लगा के। डबल कोलन बेसिकली ज्यादातर स्ट्रिंग के लिए यूज होता है और सिंगल कोलन बेसिकली ज्यादातर आपके पास कैरेक्टर के लिए यूज होता है। यहाँ पे अगर आप डबल कोलन लगाते हैं तब क्या होता है, तब भी हमारे पास ये नहीं हो रहा इसका प्रिंट। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। अब बेसिकली इस तरह के जो एरर होते हैं वो आपको मोस्टली प्रोग्रामिंग के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे सिंगल कोलन का यूज़ करना है, डबल कोलन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो आपको स्ट्रिंग दे रहा हो, क्या दे रहा हो, स्ट्रिंग की डाटा टाइप दे रहा हो, तब ये डबल कोलन के अंदर यूज होता है। तब ये किस तरह यूज होगा, डबल कोलन के अंदर। अब कंपाइल करते हैं, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देखिए अब काम कर रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं बेसिकली जितने मर्जी चीजें लिखता जाऊं, अब ये काम करेगा। स्ट्रिंग और आपका करेक्टर समझ लें सेम चीज के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन करेक्टर के अंदर क्योंकि बेटा एक बाइट होती है, तो इस वजह से करेक्टर कभी भी आपका पूरा नेम स्टोर नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे जिशान स्टोर करवाना है ना इसके अंदर, तो इसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि करेक्टर आपका पूरा जिशान वर्ड स्टोर करवाएगा। वो सिर्फ इसका एन लास्ट वाला डिजिट जो स्टोर करवा देगा, बाकी सारे ये वो छोड़ देगा, सॉरी बाकी करेक्टर सारे छोड़ देगा और लास्ट वाला जो करेक्टर है वो स्टोर कर लेगा। यहाँ पे देखिएगा एन सिर्फ स्टोर करेगा, बाकी छोड़ देगा। देखें एन स्टोर कर लिया, बाकी छोड़ दिए। समझाए ना बात की, ये चीज है बेटा यहाँ पे। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब बेटा आपने एक बात और याद रखनी है कि जितनी भी चीजें सी आउट के अंदर लिखी जाएंगी वो प्रिंट होनी है। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं माय नेम इज जिशान। ठीक है, अब यहां पे बेटा आपने एक बात और याद रखनी है, जो भी चीज इन डबल कॉलन के अंदर आएगी ना वो एज इट इज प्रिंट होगी। जो भी चीज इन डबल कॉलन के अंदर आएगी वो एज इट इज प्रिंट होगी सी आउट के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे आप डबल कोड समझ लें इसे, आप उसको आप सिंगल कोड समझ लें, इसको आप डबल कोड समझ लें। मैं इसे डबल कोड बोल रहा होता हूँ, उसे सिंगल कोड बोल रहा हूँ, फिर कॉलन भी बोल देता हूँ। अब मेरे तो मैंने अपने हिसाब से इसको रिमेंबर किया हुआ, आपकी अपनी मर्जी जैसे मर्जी रिमेंबर कर लें। ठीक है, भले यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब ये यहाँ पे इस तरह डबल कोट होंगे तब आपने क्या समझना है कि ये चीज जितनी भी इसके अंदर लिखी जाएगी वो एज इट इज प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे F11 दबाता हूँ, ये एग्जीक्यूट कंपाइल रन कर लेते हैं आप, तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर चीज लिखी जाएगी वो एज इट इज प्रिंट होगी। यहाँ पे देखें, अब बेसिक इसी के साथ में ABC लिखना शुरू कर दूं, चाहे मैं गिनती लिखना शुरू कर दूं, एज इट इज प्रिंट होगा। एक कोमा भी जो है ना वो भी यहाँ पे एज इट इज साथ में प्रिंट हो जाएगा, उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ये बात आपने याद रखनी है मेरी। ठीक है ना, ये बात बहुत आगे यूज कर रही है हमने। चलें जी, अब मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दिया मिड टर्म के जितने भी लेक्चर थे उनका। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो अब चलते हैं हम आगे लेक्चर नंबर 23 से आगे थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। समझ आ गई जी आपको, करें स्टार्ट आगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफ़ी है पास्ट का, मिड टर्म तक का। अगर आप इतना ओवरव्यू अगर आप कर चुके हैं तो ठीक है जी, दैट्स टू गुड। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 23 से आगे 45 तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक जो प्रिपरेशन हो जाएगी और आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप किसी भी प्रोग्राम को खुद से राइट कर पाएंगे। करें फंक्शन, सिंपल फंक्शन, फंक्शन कौन से अच्छा, जो C+ के अंदर फंक्शन यूज होता है, बेसिकली जो फंक्शंस है ना आपके, वो सारे के सारे आपके यूज होने आगे, मतलब ये जो है ना आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले टॉपिक, मतलब 23 से आगे वाले जो टॉपिक हैं उनके अंदर यूज होंगे, उसके अंदर मैं आपको क्लियरली करवा दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर करें। ओके, हो गया, यहां तक क्लियर है आपको जी। अब देखिए करेक्टर की ना एक लिमिट होती है कि ये सिर्फ 1 बाइट स्टोर कर सकता है। यहाँ पे मेरी बात सुन लें, इसकी ना लिमिट होती है कि 1 बाइट स्टोर कर सकता है। अब 1 बाइट जो होता है ना उसके अंदर समझ लें आप सिर्फ एक करेक्टर स्टोर कर सकती हैं। अब फर्ज कर लें मैंने 4 करेक्टर लिखे हैं ना, इसकी एबिलिटी ही सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करने की, तो ये जस्ट लास्ट वाले करेक्टर उठाएगा। नहीं समझ आई, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्डिंग के अंदर। इंट एस, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट एस। अब मैं एस को ना 4 वैल्यूज असाइन करता हूँ, एस इज इक्वल टू 20, एस इज इक्वल टू 10 और सॉरी ओहो एस इज इक्वल टू 5। अब यहां पे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, एक बात याद रखिएगा, C++ इज ऑलवेज पिकअप लेटेस्ट वैल्यूज। C++
इज ऑलवेज पिकअप लेटेस्ट वैल्यूज। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में एस के अंदर गई है वो प्रिंट होनी है। यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सी चीज गई है, ये 5 गया है, तो बेटा ये प्रिंट क्या होगा, 5 प्रिंट होगा आपका, बाकी कुछ नहीं प्रिंट होना। अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सी आउट नहीं किया भैया इसको, सी आउट एस, मैं भूल गया कि मैंने सी आउट नहीं किया इसका। अच्छा अब देखते हैं, फिर भी 5 प्रिंट होगा आपका, यहाँ पे देखें सक्सेसफुली 5 प्रिंट हुआ। अब यही सेम फंक्शन बेटा आप इसके ऊपर यूज करें, ये जो हमने करेक्टर किया था। अब करेक्टर के अंदर जैसे हमने आपको कहा ना, अब इसकी एबिलिटी ही भाई सिर्फ एक चीज स्टोर करने की है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज स्टोर करनी है आपका। यहाँ पे ये आगे सिंगल कोट और इसके अंदर मैंने लिख दिया, फर्ज कर लें जी एच। अब यहाँ पे जी पहले आ रहा है, एच पहले आ रहा है, तो ये क्या चीज प्रिंट करेगा, जाहिर है क्योंकि सी प्लस इज ऑलवेज पिकअप लेटेस्ट वैल्यूज। अब लेटेस्ट पे क्या चीज पड़ी है, जो सबसे एंड पे एंटर हुई है, लेटेस्ट का मतलब जो सबसे एंड पे एंटर हुई है। अब यहाँ पे देखें 2 है, तो 2 में से सबसे लास्ट की कौन सी वैल्यू गई है डी के अंदर, ये वाली सेकंड वाली, यहाँ पे ये सेकंड वाली वैल्यू उसके अंदर लास्ट पे गई है, तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू है वही डी के अंदर गई है, तो ये वही प्रिंट होनी है। F11 करके देख लें आप। अब साथ में आप सोच रहे होंगे F5 क्यों आया, 5 इसका आया, ये एस का, क्योंकि भाई ये भी नीचे है, चेक कर लें जरा आप। अगर आप इसको कमेंट कर लेते हैं तो फिर ये देखेगा ये प्रिंट साथ में नहीं होगा। मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, अगेन से कंपाइल एंड रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एच प्रिंट हो गया है। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ पे फर्ज कर लीजिए, अब ये पूरा नाम एक प्रिंट कर रहा है, अब यहाँ पे क्या चीज प्रिंट होने वाली है, शाबाश। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, आई प्रिंट होने वाला है, लेकिन ये इस तरह की खचे नहीं मारनी स्पेस वाली। चेक करो, चेक करो, नहीं है। एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल ये है, समझे ना, ये वेरिएबल नहीं है। अब यहां पे आप डी एस एज अ वेरिएबल ले रहे हो। अभी देखिए मैंने स्पेस दे दी इसके अंदर, लेकिन मैंने दरमियान में अंडरस्कोर नहीं लगाया। अब देखो अब एरर आएगा, आया नहीं आया। अब अगर अंडरस्कोर लगा लेते हैं तो क्या होता है, अब कंपाइल करो, हुआ कंपाइल, यही चीज मैंने आपको बताई थी। चलें जी, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा अब रही बात आपकी स्ट्रिंग की, रही बात स्ट्रिंग की, तो भाई मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता दी है कि जो चीज डबल कोट के अंदर लिखी जाएगी वो एज इट इज प्रिंट होगी। जो चीज डबल कोट के अंदर लिखी जाएगी वो क्या हो गई, एज इट इज प्रिंट होगी। ये बात मैंने आपको कही है। तो भाई आप यहां पे जो भी चीज लिखोगे वैसे इट इज प्रिंट होने वाली है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डबल कोट की अनलिमिटेड है, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्ट्रिंग की कोई बाइट नहीं है जो कितनी बाइट स्टोर करता है, भाई इसकी अनलिमिटेड समझ लें आप। ये अब एज इट इज प्रिंट करने वाला है, ये देख लो, ये समझ ले दूसरा सी आउट है, ये दूसरा सी आउट है आपका। एक सी आउट आप यहां पे लगाते हो ना, समझ ले दूसरा सी आउट है आपका। अब यही सेम काम आप डायरेक्टली किस तरह कर सकते हैं, यहां पे इस तरह भी कर सकते हैं आप। मैं यहां पे सी आउट कर दूं और डबल कोट लगा दूं, ऐसा ही है ना, डबल कोट के अंदर चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और यहां पे मैं सेमीकोलन लगा दूं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर लेते हैं उठा के, इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही। अगर वेरिएबल दिया है तब कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी है, अगर वेरिएबल नहीं है आपके पास, डायरेक्टली सी आउट हो रहा है, तो कौन सी चीज प्रिंट होनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक और कंसेप्ट देखते हैं, इसी से अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे 5 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, कितने वेरिएबल्स ले रहा हूँ, 5। लाइक मैं अलग अलग वेरिएबल्स ले रहा हूँ, S1, ठीक है, हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। ओके, फर्ज करें मैं सबको इनिशियलाइज नहीं करता, ठीक है ना, ये मैं कर भी लेता हूँ। एक सपोज जस्ट सपोज दैट कि मैं कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, अब इनमें से कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जस्ट टेल मी। नहीं, अब आप मेरी याद रखें, मुझे पता था आपने यही आंसर करना है।
देखिए वो चीज कब होती है, जब सेम टाइप का वेरिएबल हो, जब सेम टाइप का वेरिएबल हो। लेकिन यहां पे देखिए अलग अलग वेरिएबल्स हैं भाई, जिसको आप सी आउट के अंदर रखोगे वो चीज प्रिंट हो जाएगी। बेटा अब तो इनमें से फिलहाल तो कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी, जिसको मैं सी आउट करूंगा वही चीज प्रिंट होगी। फर्ज करें इनमें से मैं सिर्फ 30 को प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं सिर्फ ए को सी आउट कर दूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा, तो सिर्फ 30 प्रिंट होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज रह जाएंगी। अब बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक, वहां पे पूछा जाता है जी इसकी आउटपुट बताएं, बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने कहना जी यहाँ पे 5 वैल्यूज लिखी हैं, 5 की 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी। भाई ऐसा नहीं होता, जो वैल्यू सी आउट के अंदर गिवन की गई है वही वैल्यू प्रिंट होनी है। अगर वो सी आउट नहीं करता वैल्यूज, अगर वैल्यूज वो सी आउट नहीं करता इस तरह, वो इस तरह डबल कोड के अंदर कर लेता है 30, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल सी आउट नहीं कर रहा, अब वो डायरेक्टली सी आउट कर रहा है, तो ये जो सारे के सारे लिखे हैं ये बिल्कुल फजूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्योंकि सी आउट कर रहा, तभी आपका 30 प्रिंट होने वाला है। लेट्स सी प्रिंट हुआ है नहीं हुआ, मैंने वेरिएबल का यूज नहीं किया, मेरी मर्जी। फर्ज करें वो कहता है जी एक सीक्वेंस प्रिंट करें, प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सपोज जस्ट सपोज दिस। अब आप इसको बेटा दो तरीकों से कर सकते हैं, यहाँ पे आप s इज इक्वल टू 1 कर लें, फिर a इज इक्वल टू 2 कर लें, या आप डायरेक्टली इसी तरह कर लें 1 2 3 4 5, उसके बाद a के अंदर 2 4 रख लें, 6 7 8 9, और इस तरह फिर d के अंदर रख लें। ठीक है, तो बेटा ये एक तो ये मेथड होता है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे सी आउट करना है s को पहले और सी आउट करना है फिर a को। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ओ सॉरी, ये क्योंकि एक ऐसी लाइन है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता तो मैं कमेंट कर लूँ। अच्छा यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया, यही प्रिंट करने को कहा गया था। लेकिन अब मैंने इसको किया किस तरह, एक तरीका ये, एक तरीका और मैंने आपको कौन सा बताया, डायरेक्टली सी आउट कर दो डबल कोट के अंदर लिख के 1 2 3 5 6 7 8 9 10। लो जी सेम प्रिंट होगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होने वाला। चेंज सिर्फ एक चीज का है, बैकएंड का, बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। समझ आई बात की या नहीं आई? सॉरी इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाया। रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट लेना है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से आती है, प्रोग्रामिंग इज द नेम ऑफ क्रिएशन, नॉट अबाउट कॉपी पेस्ट। जितना करोगे लिखो, थिंक ट्वाइस एंड कोड वंस, सोचो 2 बार और लिखो 1 बार, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा। यहां पे ये मैंने सी आउट कर दिया बेटा, तो इस तरह ये चीज प्रिंट हो गई। चलें जी, अगर आपको यहां तक समझ आ गई है सो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से आ जाता है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है विच इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक वो है जी हमारा लेक्चर नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे पास क्लासेस का टॉपिक है। अगर बेटा कोडिंग आती है कहीं से तो इस टॉपिक में से आती है सबसे पहले, और वो है क्लासेस का टॉपिक। बेटा क्लासेस जो होती हैं वो बेसिकली आपके मेन फंक्शन के पहले बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती है? मेन फंक्शन के ऊपर बनाई जाती है, यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्लास क्या होता है, पहले तो डिटेल में समझिए क्लास क्या होता है, फिर समझिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लास क्या होता है सर? क्लास बेसिकली यहाँ पे आप ये समझ लें, पहले ऑब्जेक्ट समझिएगा फिर क्लास समझिएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली बेटा आपका छोटे से छोटा टुकड़ा होता है, जिनको मिला के आपका एक सिंगल कह लें चीज बनती है। मिसाल के तौर पे आपका एक मेज है या आपकी कुर्सी है, तो कुर्सी कैसे बनती है? कुर्सी बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने पहले उसके वो 4 उसके लकड़ियां लगाई, 4 उसके मतलब टांगे लगाई, उसके बाद फिर आपने बैग लगाई, सारे के सारे आपने मिला के एक कुर्सी को क्रिएट किया। अब जितनी भी आपने चीजें क्रिएट की छोटी छोटी उसको कुर्सी को बनाने के लिए लगाई, वो सारी की सारी लकड़ी थी ना। अगर वो अकेली रहती तो एक लकड़ी थी, लेकिन अगर वो सारी चीजें मिल रही हैं तो अब वो एक कुर्सी बन रही है। ठीक है ना। अब एक स्कूल है, स्कूल तो स्कूल जो होता है बेसिकली उसके अंदर एक कमरा तो नहीं होता। स्कूल बेसिकली तब स्कूल कहलाता है जब उसके अंदर डिफरेंट क्लासरूम्स होते हैं, डिफरेंट एक ग्राउंड होता है, उसके अलावा लाइब्रेरी रूम होता है, इस तरह एक स्टाफ रूम होता है, एक मीटिंग रूम, तो अलग अलग रूम जो होते हैं उनकी कलेक्शन के साथ हमारे पास एक सिंगल चीज क्रिएट होके आती है। एम आई राइट? तो अब यहां पे देखें, क्लास बेसिकली क्या है? क्लास मिक्सचर है अपने ऑब्जेक्ट्स का, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल क्लास। बात समझ में आई कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक्स अ सिंगल क्लास। अब यहां पे देखें,
आपकी जो बेटा क्लास होगी वो बताएगी कि उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि मुदस्सर भाई आपकी क्लास है स्कूल के नाम की, ठीक है, तो आपके जहन में डायरेक्टली आ जाना चाहिए क्योंकि ये स्कूल की क्लास है तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे वो स्कूल के टाइप के होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास क्लास है फ्रूट नाम की तो आपको समझ आना चाहिए कि अब जितने भी दुनिया में फ्रूट है वो सारे के सारे यहां पे एज अ ऑब्जेक्ट आएंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही मुझे बताएं। ठीक है, तो बेसिकली क्लास जो होगी वो बताएगी अपने ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कि उसने किस तरह बिहेव करना है। अब यहां पे क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है। क्या करना है? क्लास का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने यहां पे क्लास का नेम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं क्लास बना रहा हूं कलर की, ठीक है। अब यहां पे आपने एक बात और याद रखनी है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। जो आप वेरिएबल का नेम यहां पे लेके, जैसे अभी ये क्लास का नेम मैंने यहां पे कलर स्मॉल सी यूज किया है मतलब स्टार्ट के ऊपर, तो जब मैं इसको यूज करूंगा फिर मैंने स्मॉल सी रख के ही यूज करना है। अगर मैं कैपिटल रख के यूज कर लूंगा तो ये एरर दे देगा, इसलिए आपने स्मॉल रख के ही फिर यूज करना है प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद यहां पे मैं सिंपली कर्ली ब्रेस लगाऊंगा और इसको यहां पे लास्ट में सेमीकोलन रख के इसको क्लोज कर दूंगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास मेन चीजें, तीन चीजें आती हैं यहां पे मेन। एक होता है एक्सेस स्पेसिफायर, एक होते हैं फंक्शंस मेंबर्स, और एक होते हैं मेंबर फंक्शन। यहां पे तीन चीजें हमारी मेन है। एक आ गई एक्सेस स्पेसिफायर, ये मतलब इस क्लास के अंदर अंदर, ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर, ये यहां से लेकर यहां तक इस बाउंड्री के अंदर अंदर आपकी ये मेन है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जितनी भी चीजें क्लास के अंदर लिखी हुई हैं उनको जब तक आप इस मेन के अंदर आके कॉल नहीं करोगे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। मैं रिपीट कर दूं, जितनी भी चीजें आप क्लास के अंदर बना लें जब तक आप उनको मेन के अंदर आके कॉल नहीं करोगे वो चीज प्रिंट नहीं होने वाली। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि देखें आपकी सिर्फ वही चीज प्रिंट होती है जो कि मेन के अंदर होती है। ये तो आपको पता है ना कि मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो प्रिंट होंगी, आपकी जो चीजें मेन के बाहर होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो जब ये चीजें है ही नहीं मेन के अंदर तो ये प्रिंट कैसे होंगी? क्योंकि ये क्लास जो होती है ये पार्ट तो नहीं होती इसका। अब देखें ना, मेन कहां पे है? मेन कहां पे है? यहां पे। और क्लास कहां पे है? तो भाई जब क्लास आ ही नहीं रही मेन के अंदर तो ये कैसे प्रिंट हो जाएगी? समझ आई बात की या नहीं आई? जब मैं इसको प्रैक्टिकली यूज करूंगा ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, बेफिक्र रहें। अब यहां पे पहले देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। बेसिकली देखें, आप जब क्लास बनाते हैं ना उसके अंदर आप दो टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। एक होता है प्राइवेट टाइप का डाटा और एक होता है पब्लिक टाइप का डाटा। बात जरा गौर से सुनिएगा, एक प्राइवेट टाइप का डाटा और एक पब्लिक टाइप का डाटा। और ये डाटा मेंबर जो होते हैं ना बेसिकली हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने सी प्लस के अंदर वेरिएबल्स देखे थे ना उन्हीं को हम यहाँ पे डाटा मेंबर्स कहते हैं। जितने भी हमने सी प्लस के अंदर वेरिएबल्स देखे थे उनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डाटा मेंबर्स। जितने भी हमने सी प्लस के अंदर फंक्शंस देखे थे उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन हमने सी प्लस के अंदर किए थे उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मेंबर फंक्शन। और जितने भी हमने वेरिएबल्स किए थे उन्हें हम क्या कहेंगे? डाटा मेंबर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, ये एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमारे पास कौन सी चीज आ गई? प्राइवेट और पब्लिक। अब जैसे ये नाम से ही जाहिर है प्राइवेट और पब्लिक। अब पहले तो आप समझिए कि एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसका जरिए अपनी क्लास का डाटा गेट करती हो। मतलब अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम योर क्लास इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? A method of accessing data from your class is called access specifier. There are two type of access specifier. First is private and second is public. अब देखिए मिसाल के तौर पे समटाइम हम डाटा स्टोर करते हैं, हम कहते हैं यार डाटा किसी को दिखे नहीं, ये हमारी प्राइवेसी में रहे। लाइक गर्ल्स की जैसे पिक्चर्स होती है ना वो कहती है ये प्राइवेसी में रहे, प्राइवेट रहे, तो ये वो टाइप का डाटा होता है प्राइवेट। और एक ऐसा डाटा जो हम कहते हैं जो हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, हर एक बंदे को भी चला जाए कोई मसला नहीं है, तो वो होता है पब्लिक टाइप का डाटा। ठीक है,
तो आपकी क्लास के अंदर बेटा दो चीज़ें होती हैं, होता है प्राइवेट, एक पब्लिक, और तीसरी होती है प्रोटेक्टेड। बट प्रोटेक्टेड आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो उसको हमें यहाँ पे गौर में नहीं करना हमने। बात समझ में आ गई यहाँ तक? और डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन तो आपको मैं यहाँ पे समझा ही दूंगा। डाटा मेंबर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वेरिएबल्स होते हैं। अब इसके लिए मैंने एक फाइल बना के रखी है आपके लिए, मैं यहाँ पे आपको साथ में वो दिखा देता हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह आपको मैं क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से जाकर वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो टॉपिक है वो यहाँ पे निकाल लूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख के रखे थे, देखता हूँ अगर मिल जाए मुझे। तो मैंने वहाँ पे बड़ी डिटेल के अंदर बात लिखी हुई थी कि आप यहाँ पे किस तरह जो है इसको ऐड कर सकते हैं। तो बड़ी डिटेल के अंदर मैंने वहाँ पे बात लिखी हुई है, लेकिन अब मुझे अगर मिल जाए तो फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ साथ में। ये रहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओवरव्यू किया हुआ है, मतलब लेक्चर नंबर 23 से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाया हुआ है। अब इससे बेसिकली हम बोलते हैं ओप, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? आप कहते हैं जी C+ को भी हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जावा को भी हाई लेवल बोलते हैं, C# को भी हाई लेवल बोलते हैं, पाइथन को भी हाई लेवल बोलते हैं। बट वाई वी से दैट दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? हम इसको हाई लेवल क्यों कहते हैं? हाई लेवल बेटा कहने का एक मकसद है। क्या मकसद है? ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसानों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस थी, 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं वैसे, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और एक और होती है। बट अभी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे ऊप। तो अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ रियल लाइफ एंटिटी इज कॉल्ड ऊप। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग रियल लाइफ की एंटिटीज को यूज करते हैं, मतलब रियल लाइफ का डाटा यूज करते हैं जो हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी तक जो हमने C+ के अंदर पढ़ा वो ऐसा डाटा था जिसकी आपकी लाइफ के साथ बहुत कम लेना देना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट से ही बताया कलर्स, अब हम डेली लाइफ में कलर यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम स्कूल के बारे में बात करते हैं, कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जितनी भी इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, सारी की सारी रियल लाइफ से ली जाती है। ऐसी का लैंग्वेज को हम कहते हैं बेटा ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब क्लास के अंदर क्या चीजें आती हैं? फंक्शंस आते हैं जिसे हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं जिसे हम यहाँ पे डाटा मेंबर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास। अब यहाँ पे वही बात, द मेथड ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम योर प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पे 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी ना कोई यूनिकनेस होती है, कोई ना कोई यूनिक नेम होगा, उसका यूनिक वर्किंग होगी और कोई ना कोई उसका बिहेवियर होगा। अब बहरहाल इसकी अभी आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। अभी के लिए आप यहाँ पे ये देखें, जैसे एक फ्रूट की क्लास है तो उसके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल और बनाना। अगर हमारे पास वुमेन की क्लास है उसके अंदर यहाँ पे मेल, अगर हमने फर्दर क्लास बनाई तो उसके अंदर हम इस तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जितने भी दुनिया में मेल है तो हम उसको एक अलग जेंडर की क्लास बना सकते हैं, फीमेल है तो उसकी अलग एक यहाँ पे क्लास बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम कहते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, हम कहते हैं इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये मैं आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल सी चीज़ें हैं, मुझे ना थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाने का ज़्यादा शौक नहीं है, तो आप इसको खुद एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहरहाल बैक टू कोडिंग के अंदर हम देखते हैं अब आगे आके क्लास को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने क्लास बनानी है आपने इसको कोई ना कोई एक्सेस स्पेसिफायर देना है। एक्सेस स्पेसिफायर अब देखें, आप बताएं अब डाटा प्राइवेट रख रहे हैं, अब डाटा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, आपने यहाँ पे डाटा टाइप बता दी। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि आपके जितने फंक्शंस होंगे वो सारे सारे कहाँ पे जाएंगे? पब्लिक के अंदर जाएंगे। हमेशा मेंबर फंक्शन पब्लिक के अंदर आएंगे और डाटा मेंबर प्राइवेट के अंदर जाएंगे मोस्टली। अब फर्ज कर लें मुझे यहाँ पे डाटा मेंबर लगाने हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डाटा मेंबर कौन से होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे डाटा मेंबर लगा दिए मैंने, डाटा टाइप लगा दी और उसके बाद वेरिएबल लगा दिया, तो एक डाटा मेंबर बन गया। अब यहाँ पे फर्ज करें मैंने एक और वेरिएबल बनाना है, तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया डाटा टाइप साथ में लगा के, तो ये मेरा डाटा मेंबर का पोर्शन क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे साथ में कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरीके से मेरी और भी समझ में आ सके। डाटा मेंबर और एक्सेस स्पेसिफायर, बात समझ में आ रही है आपको मुदस्सर भाई? ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर, ये प्राइवेट क्या हो गया? एक्सेस स्पेसिफायर हो गया जी। मैंने भी आपको बताया कि एक्सेस स्पेसिफायर एक मेथड होता है डाटा एक्सेस करने का अपनी क्लास में से। इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई ना, प्राइवेट और पब्लिक, अभी तो आपको बताया था। तो ये वही एक्सेस स्पेसिफायर है, डाटा को कॉल करने का जो प्रोसेस होता है क्लास में से। एक प्राइवेट प्रोसेस होता है, एक पब्लिक प्रोसेस होता है। अब मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज कर रहा हूँ, प्राइवेट के अंदर आप डाटा रखेंगे,
फिर आप उनमें से कौन सा डाटा पब्लिक को शो करवाना चाहते हो। मिसाल देता हूँ आपको, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक बैंक के अंदर एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, आप बैंक के अंदर एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। उसी बैंक के अंदर बैंक के ओनर का बेटा भी काम कर रहा है एज अ एम्प्लॉय। बहरहाल वैसे तो वो करेगा नहीं, जाहिर है उसके अब्बे की जायदाद है, वो क्यों काम करेगा। तो बहरहाल फर्ज कर लें वो कर रहा है, तो अगर आपको उसकी सैलरी दिखा दी जाए तो आप तो भाई उसके बैंक के मैनेजर के साथ, जो बैंक का ओनर उसके साथ जाकर लड़ोगे भाई कि इसकी सैलरी आपने इतनी ज़्यादा रखी हुई है, ये काम भी कोई नहीं करता, मैं 7 दिन काम करता हूँ, मेरी इतनी कम तनख्वाह क्यों। करोगे कि नहीं करोगे? अगर उसकी सैलरी आपको दिखा दी जाए तो करोगे, बिल्कुल करोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही डाटा आपको दिखाएंगे जो आपका है। अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ पे आपका नाम लिख दूं, समझ लें शान उस बैंक के ओनर का मैनेजर का बेटा है, आपका नाम मुदस्सिर है, तो मुदस्सिर क्या एक एम्प्लॉय है उस बैंक का, ठीक है, मैं भी एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा हूँ। वैसे तो ये क्योंकि वो डाटा जो है ना मैंने शान वेरिएबल लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक करेक्टर टाइप का डाटा है, पर मैं आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब पब्लिक के अंदर मैं वो डाटा शो करवाऊंगा जो आपके काम का है। जब मैं शान को शो ही नहीं करवाता, मैं यहाँ पे सिर्फ मुदस्सिर को शो करवा देता हूँ, तो जब मेरा डाटा आपके पास जाएगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं मेरी सैलरी, तो आपको क्या लेना देना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या अपनी सैलरी रखी है या मेरी सैलरी है भी या नहीं। मैं आपको पब्लिक के अंदर आगे शो करवाऊंगा, जो डाटा पब्लिक के अंदर आएगा वो शो होगा। बात याद रखनी है कि जो डाटा पब्लिक के अंदर आएगा वो शो होगा, प्राइवेट वाला डाटा शो नहीं होगा। मेन के अंदर ना, मेन के अंदर, अब मेरी एक बात याद रखो, मेन के अंदर आप पब्लिक वाला डाटा रख सकते हो, प्राइवेट डाटा यूज नहीं कर सकते। अब ये जो प्राइवेट के अंदर डाटा है, यहाँ पे कौन सा डाटा है, शान है, मुदस्सिर है, वेरिएबल है, ऐसा ही है। अगर इनको मैं सी आउट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सी आउट करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? अब ना पहले तो आपने ये याद रखना है कि क्लास जब बनाते हैं उसके साथ हम बनाते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। इसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमने क्लास तो यहाँ पे बना ली, ये हमने यहाँ पे क्लास तो बना ली, लेकिन अब यहाँ पे हमने मेन के अंदर इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्लास का नेम जो है कॉपी करना है, यहाँ पे फेंक देना है, ठीक है ना। इसके साथ ये नहीं लगाना बेसिकली आपने, क्योंकि ये कमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से एक वेरिएबल ले लेना है, कोई भी अपनी मर्जी से एक वेरिएबल ले लेना है। कौन सा वेरिएबल लूं, फर्ज करें मैं यहाँ पे जी ले लेता हूँ, सेमीकोलन लगा दें। अब आपने जितना भी डाटा जो क्लास के अंदर वाला है वो आपने कॉल करना है, आपने इस वेरिएबल का नेम लगा के साथ में डॉट लगा के कॉल करना है। इसे हम कहते हैं एक्सेसिंग मेथड। यहाँ पे देखें, जब मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे आ गया जी ये 2 वेरिएबल्स हैं बेटा, लेकिन इन 2 वेरिएबल्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। जब भाई मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, कंपाइल करूंगा, दिस इज एरर, एरर आ रहा है। यहां पे जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है, यहां पे जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पे एरर इंट कलर की क्लास के अंदर मुदस्सिर इज प्राइवेट। कहता है जो मुदस्सिर आप यूज करना चाह रहे हो वो प्राइवेट टाइप का डाटा है। किस टाइप का डाटा है, प्राइवेट टाइप। तो भाई प्राइवेट अगर मेन के अंदर आके दिख जाएगा तो फिर वो प्राइवेट तो ना रहा, फिर तो पब्लिक हो गया। लेकिन हमने तो उसको छुपा के रखना है, हमने तो उसको छुपा के रखना है। उसको कितनी सैलरी दी गई है हमें तो क्यों बताएं हैं भाई, हम तो उसको छुपा के रखेंगे। हम क्या करते हैं, हम वही डाटा बेटा दिखा सकते हैं यहां पे जो पब्लिक के अंदर होगा। कौन सा डाटा दिखा सकते हैं, जो पब्लिक के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है। यहां पे डायरेक्टली हम इतनी समझ में आ गई कि हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पे इस डाटा को यूज करना है तो आपको बनाने पड़ेंगे क्या, फंक्शंस। क्या बनाने पड़ेंगे, इसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन के अंदर हमारे पास हमने बनाने हैं फंक्शन। फंक्शन आप कोई भी बना ले, जैसे ये इंट मेन है ना, इंट मेन आप यहाँ पे जो बनाते हो इंट मेन करके, ये भी एक फंक्शन है। लेकिन क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, नहीं है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, प्री डिफाइंड। मैं यहाँ पे साथ में लिखता हूँ प्री डिफाइंड। ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि कंपाइलर के साथ आता है उसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड, और ऐसा फंक्शन जो आप खुद बनाते हो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड। जो फंक्शन आप खुद बना रहे हो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड, और जो फंक्शन कंपाइलर के साथ आता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड। बात समझ आ गई यहां तक। अब आगे देखो, यहां पे मुझे ये डाटा प्रिंट करना है शान वाला, ये शान को कोई वैल्यू देनी है, तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले
रिटर्न टाइप देनी होती है। क्या देनी होती है? रिटर्न टाइप। अब जैसे इसकी रिटर्न टाइप इंट है, तो मैं यहाँ पे जब भी फंक्शन बनाता हूँ मोस्टली मैं यहाँ पे वॉइड का फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, मुझे इंट देने की जरूरत नहीं होती। वॉइड का मतलब होता है कि मैं कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला इस फंक्शन से। अच्छा, अब फंक्शन का आप कोई भी नेम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है कि जहां पे आपने मेन ही लिखना है और आप मेन यहाँ पे काइंडली लिख भी नहीं लीजिएगा। ये आपकी पूरी मर्जी का फंक्शन होता है, आप कोई भी बनाएं। मिसाल के तौर पर मैं अली को एज अ फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना होता है? पहले पैरेंथेसिस और फिर करली ब्रेस, वही सेम मेथड यहां वाला, वही फंक्शन उसी तरह बन रहा है, कोई चेंजेस तो नहीं है। वॉइड ने एक रिटर्न टाइप है, जैसे आपने यहां पे इंट लगाया है ना, इंट का मतलब है कि वन वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है। वैसे ये आपको इतना को समझने वाली बात है नहीं, आपने ये याद रखना है कि जब आपने क्लास के अंदर फंक्शन बनाने हैं ना, आपने साथ में वॉइड लगाना है, ठीक है? कि अभी आप इसकी डिटेल में जाओगे ना तो शायद आपको सही समझ भी ना आए, क्योंकि अभी आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको शायद इसकी समझ ना आए। मैं आपको सिंपली अगर ओवरव्यू करवाऊं तो यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन है ना, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, ठीक है? इसके कंपाइलर ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। लेकिन ये जो फंक्शन है जिसके साथ आपने इंट लगाया है, इसने एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू जो है रिटर्न करनी है। इसने एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है, और आपने जो फंक्शन ऊपर बनाया है उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। लेकिन अब आपके ज़हन में तो ये चीजें आएंगी नहीं कि एक रिटर्न करेगा तो क्या होगा, अगर एक रिटर्न नहीं करेगा तो क्या होगा, क्योंकि आपके जो डेफ सी प्लस है वो तो सारा काम ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो आपके समझने वाली यहाँ पे कोई बात है नहीं, छोड़ दें इसको, ठीक है? तो वो डेव में रन करेंगे, उनको खुद ही समझ आ जाएगी, आप छोड़ें, आप इस चीज के ऊपर फोकस ना करें। आप ये याद रखें कि आपने जो फंक्शन बनाने हैं तो आपने वो एक नाम के बना लेने, ठीक है? अच्छा, क्योंकि अभी यार आपके पास टाइम कम है और आप इसको समझने में लगेंगे तो फिर टाइम काफ़ी गुजर जाएगा, तो अभी आपके पास टाइम कम है। अब यहाँ पे मैंने फर्ज कर लें जी ये डाटा यूज़ करना है, ये वाला। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन के अंदर मैंने इसको डायरेक्टली अभी यहाँ पे क्या कर देना है? इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है? और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ? सी आउट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सी आउट। बट क्या ये सी आउट होगा? अब देखते हैं। जी डॉट, अब यहां पे देखे साथ में फंक्शन आ गया। क्या आ गया? फंक्शन। जैसे ही देखे मैंने फंक्शन बनाया, मेरे ये प्राइवेट टाइप का डाटा जो है वो यहां पे वेरिएबल्स वाला आना गायब हो गया। बात आपने नोट की है? जब मैंने फंक्शन बनाया है, सिर्फ यहां पे देखे फंक्शन आ रहा है, वेरिएबल्स नहीं आ रहे ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि वही प्राइवेट पार्ट का डाटा है। अगर वो पब्लिक के अंदर होते ना फंक्शन, फिर वो यहां पे शो होते। यहां पे देखिएगा, बात मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ी नहीं है, मैं अब आपको फिर बता दूं। अब देखें, जी डॉट फिर से करें, अब बात समझ में आई है? प्राइवेट वाला डाटा ही क्योंकि मेन के अंदर कॉल होना होता है, सो दैट्स वाई अब यहां पे ये शो हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट डाटा शो होना है ना, सिर्फ यहां पे प्राइवेट डाटा यूज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको उठा के वहीं पे लिख देता हूं, और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटा देते हैं, पब्लिक के अंदर रखते हैं। सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं किया, पब्लिक की रखा है, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे पब्लिक ही रखा है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मैं जैसे इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, जी डॉट अली, वो अली वाला फंक्शन बनाया था ना हमने, ये वाला, तो मैं अली को कॉल कर दूंगा सिंपली। जैसे अब अली के अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या प्रिंट होगा? शान नहीं प्रिंट होगा, 40 प्रिंट होगा। शान वेरिएबल का नाम है, जाहिर है। समझ में आई है बात कि नहीं आई? आगे समझ? इसी तरह हम लोग काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर आप 4 फंक्शन ले रहे हैं, अब फर्ज करें मैंने एक फंक्शन अली का बनाया, एक फंक्शन में बना रहा हूँ असगर का। सेम तरीके से बनाना है वॉइड, लेकिन नाम क्या है? असगर। सेम टाइप का अपने फंक्शन नहीं बनाना, सेम नाम का अपने फंक्शन नहीं बनाना, अवॉइड करना है इस चीज से। दूसरा मैंने जो डाटा लिया था वो कौन सा था? मुदस्सिर का। अब मैं मुदस्सिर को डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 50, और मैं जैसे उसको सी आउट कर देता हूँ। अब बात जरा गौर से समझिएगा, जब तक मैं यहां पे कॉल नहीं करूंगा वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब देखिए, मुदस्सिर का फंक्शन बन गया, मुदस्सिर को वैल्यू साइन कर दी, लेकिन मैंने वैल्यू यहां पे कॉल ही नहीं की, तो वैल्यू प्रिंट होगी? एग्जैक्टली नहीं प्रिंट होगी भाई। क्यों प्रिंट होगी? प्रिंट तो तब हो ना जब मैंने इसको कॉल किया हो।
मैंने तो उसको कॉल ही नहीं किया। जब तक आप यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट लगा के, अब यहाँ पे जी की जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को जब तक डॉट लगा के एक्सेसिंग मेथड के साथ कॉल नहीं करोगे, वैल्यू प्रिंट नहीं होने वाली। बात समझ में आई है कि नहीं आई? फिर से पूछ रहा हूँ, आ गई है? देखें 40 और 50 प्रिंट होगा। जी डॉट नहीं लगाना है, बेसिकली क्लास का जो भी आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, ठीक है, अब ये क्योंकि आपकी क्लास या आपकी मेन के डाटा का पार्ट नहीं है, ये आप बाहर से एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि ये आप क्लास से एक्सेस कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिंग मेथड। ये डॉट जो होता है एक्सेसिंग मेथड होता है आपकी क्लास के डाटा का एक्सेस करने का। ये जो डॉट होता है एक्सेसिंग मेथड होता है आपके क्लास के डाटा को एक्सेस करने का। बात समझ में आ गई यहां तक? तो यहां तक हमारा जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स वर्क का टॉपिक, मतलब प्राइवेट पब्लिक का टॉपिक, डाटा मेंबर का टॉपिक, मेंबर फंक्शन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया आपको समझ में? आ गया? चलें ठीक हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, या इसको यहां पे मैं, अच्छा ये आप बेशक नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में ये मैं इसकी फाइल जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये मैं इसको यहाँ पे इस तरह फेंक देता हूँ। चलिए मैं इसको ना नीचे फेंक देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, मैंने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया, ठीक है नीचे। अब मैं इसको अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ। अब आगे हम एक नया टॉपिक देखते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। अब बेसिकली आपको वर्किंग आनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ वर्किंग आनी चाहिए। वर्किंग किस तरह आनी चाहिए? जैसे मैं अली को कॉल करूंगा, सिर्फ अली वाला डाटा प्रिंट होगा, असगर वाला डाटा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब एक मेथड में आपको और सिखाता हूँ, एक मेथड में आपको और सिखाता हूँ। अब देखें यहां पे वही डाटा है सेम। अब इसके मैं आपको एक नया मेथड बताता हूं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं वॉइड इन के नाम से, इसके अंदर मैं सिर्फ डाटा इंटर करवाऊंगा। क्या करूंगा? डाटा इंटर करवाऊंगा। और एक मैं फंक्शन बनाता हूं वॉइड शो का, उसमें से डाटा मैं सिर्फ शो करवाऊंगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है ना, शान और मुदस्सिर का। मैं शान को भी उठा के ले आता हूँ और मुदस्सिर को भी उठा के ले आता हूँ। यहाँ से बात गौर से जरा समझिएगा। इक्वल टू 20 इक्वल टू 10। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात है? ओह सॉरी, अच्छा अब तक बात क्लियर है। अच्छा अब इस फंक्शन को मैं इनपुट करवा रहा हूं, लेकिन मैंने इसको सी आउट तो नहीं करवाया, नहीं ना करवाया। अब इसको मैं यहां पे सी आउट करवाऊंगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैं आपको अलग अलग मेथड क्यों बता रहा हूं, ताकि अगर आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको आता हो वो। अब यहाँ पे क्योंकि इस नाम के तो फंक्शन है ही नहीं है मेरे पास, तो मैं जी डॉट दोबारा लगाऊंगा तो जितने भी फंक्शन मेरे पास होंगे वो दोबारा शो हो जाएंगे, वॉइड इन का और वॉइड शो का। कंपाइल करो। अच्छा 20 और 10 प्रिंट हो गया। अब बात जरा गौर से समझिएगा, अब लॉजिक समझिएगा मेरे इस काम को करने का मकसद। अगर मैं शो का फंक्शन खत्म कर दूं, क्या आप स्क्रीन पे कोई वैल्यू डिस्प्ले होगी? गौर करें जरा। क्यों नहीं होगी? देखें मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, बात गौर से समझिएगा। मैंने दो फंक्शन बनाए ऐसे ही हैं। एक फंक्शन के अंदर सिर्फ मैं डाटा इंटर करवा रहा हूं, सिर्फ इंटर करवा रहा हूं, लेकिन सी आउट तो नहीं करवा रहा। सी आउट तो इस फंक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक डाटा प्रिंट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ नीचे वाला फंक्शन प्रिंट लगा दें, जी डॉट शो लगा दें, अब डाटा प्रिंट होगा। अब मैंने ऊपर वाला फंक्शन नहीं लगाया, इनपुट वाला फंक्शन नहीं लगाया, सिर्फ शो वाला फंक्शन लगाया, क्या अब डाटा प्रिंट होगा? क्यों नहीं होगा? वजह कहा तो आपने सही है, लेकिन क्यों? हाँ, जब तक आपके प्रोग्राम के अंदर डाटा स्टोर ही नहीं होगा तो डिस्प्ले कहां से होगा? वेरिएबल के अंदर डाटा जाएगा तो वेरिएबल से डाटा आएगा ना। देखें 0 0, ये एक बेसिकली
गार्बेज वैल्यू है, जस्ट इग्नोर दिस। समझ में आ गई बात? यहां तक इसका मतलब आपको समझ आ रही है मेरी बात की, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे वाला एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां से, जो कि हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टर का। कौन सा टॉपिक आ जाता है? कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जैसे ये आपके वॉइड शॉइड है, इसी तरह ये आपका कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। अब इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जो नेम क्लास का होगा वही नेम फंक्शन का होगा। मैं थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पे लिख दूं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन which is created with the same name of your class। मतलब जो आपकी क्लास का नेम होगा वही इसका नेम होगा। क्या कहा मैंने? जो आपकी क्लास का नेम होगा वही इसका नेम होगा। और कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। जैसे हम लोग यहां पे लगा रहे हैं इंट वॉइड, ये क्या है? इसकी रिटर्न टाइप थी, लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। बात समझ में आ गई कि इसकी कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार साथ साथ चीजें समझा रहा था ना, कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि अब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब अगर आपको पता ही ना होता कि रिटर्न टाइप क्या होती तो अब आपको समझ ही नहीं आनी थी। जैसे इसकी इंट है, वॉइड लगा रहे थे, वो वॉइड उसकी रिटर्न टाइप थी। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी इसके बारे में, और एक स्पेशल फंक्शन है ये भी बता दिया। अब ये एमसीक्यू में वैसे पूछ लेता होता है। अब क्लास का नेम क्या है? कलर। तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर के फंक्शन का नेम क्या होगा? कलर। जो नेम क्लास का है वही नेम आपने कंस्ट्रक्टर का रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली जैसे आप फंक्शन बनाते हैं वैसे फंक्शन बना लेना है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई इंट नहीं लगाया, कोई वॉइड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। अब आपने एक बात और याद रखनी है कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर तब कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फर्ज कर लें ये वाला, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल तो नहीं किया, आपको पता है हम फंक्शन कॉल करते हैं मेन के अंदर, ऐसे ही है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहां पे फर्ज करें मैं लिखता हूं सी आउट माई नेम इज अली, ठीक है। अब मैंने तो इसको कॉल ही नहीं किया, कलर के फंक्शन को मैंने को कॉल किया, यहां पे नहीं किया। अब ये देखें ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज अली। तो एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है भाई ये? मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ करी है? मैंने यहां पे पब्लिक नहीं लिखा। अब यहां पे करें इसको कंपाइल, देखिए आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था फंक्शन इज ऑलवेज इन पब्लिक। अगर आप यहां पे पब्लिक और प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो डाटा होगा वो किस में जाएगा? प्राइवेट में चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई हियर वी नीड टू इंप्लीमेंट एक्सेस स्पेसिफायर कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो किस टाइप का डाटा है। तो यहाँ पे हमारे लिए पब्लिक दिखाना जरूरी है। अगर वो आपसे पूछ ले ऑप्शन के अंदर कि बाय डिफॉल्ट डाटा किसके अंदर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉरी नहीं, प्रिंट नहीं हो रहा, वो एरर आ जाएगा क्योंकि डाटा प्राइवेट के अंदर चला जाएगा। फिर वो एरर नहीं आएगा, डाटा प्राइवेट के अंदर चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको पता है प्राइवेट तो डाटा प्रिंट होता ही नहीं है मेन के अंदर जाके, बताया था ना आपको। हाँ, तो इस वजह से फिर अच्छा, अब ये हमारे पास सक्सेसफुली काम करेगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अब यहाँ पे आप इसके जितने मर्जी सी आउट करते हैं। अब चाहे आप वेरिएबल्स लें, उनको आप डाटा स्टोर करवाएं। यहाँ पे फर्ज करें आप प्राइवेट यहाँ पे डाटा लें, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट आप नहीं भी ना लिख रहे, जो डाटा पब्लिक के पहले है वो सारा का सारा आपका प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट डाटा क्या होगा? प्राइवेट होगा। ये बात अपनी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो जो आपके एग्जाम होता है उसके अंदर वो इस तरह की चीजें करता है। तो इस वजह से मुझे पता है ना, मैं इस वजह से आपको पहले ही करवा रहा हूं, पहले ही आपको इस काबिल बनाना चाहता हूं कि आपके जहन में ये चीज ना हो। अब यहाँ पे मैं एस को बड़ा कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वहां पे भी मैंने एस यूज किया है, लेकिन वो एस स्मॉल है, ये एस कैपिटल है। ये याद रखना, कभी भी सेम नेम का वेरिएबल यूज नहीं करना अपने प्रोग्राम के अंदर।
वो ना हो कि आपने यहाँ पे भी सेम नेम यूज किया हो और ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेम नेम यूज किया हो, ऐसा ना करना, अलग अलग नेम रखना। अब मैंने इसे कैपिटल कर दिया है, उसको स्मॉल कर दिया, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। कोशिश करो इस चक्कर में ही ना फंसो, आप नेम ही अलग रखो। मतलब मैंने तो रख दिया, तो गलती हो गई है, जो क्या करें अब 2340 यहाँ पे देखे प्रिंट हो गया। अब अगर आप चाहते हैं ये अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो, मतलब 30 अलग लाइन पे आए और 40 अलग अलग लाइन पे आए, तो आप यहाँ पे एंडल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंडल। इसके लिए एंडल भी यूज करते हैं और बैकस्लैश n भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा, एक चीज होती है कंस्ट्रक्टर, एक चीज होती है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ना दोनों सेम ही तरह के होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वैसे डिस्ट्रक्टर की भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं है, वैसे डिस्ट्रक्टर की भी नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास का नेम सेम होता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर के अंदर भी क्लास का नेम सेम होता है। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये होती है कि इसके शुरू पे ये टिलेट का सैंबल आता है। क्या आता है? ये सैंबल आएगा, इसे हम कहते हैं टिलेट सैंबल। बात समझ में आ गई? इसके शुरू में ये टिलेट का सैंबल आएगा। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? डी स्ट्रक्टर के अंदर, डी स्ट्रक्टर मैं आपको बताता हूं। ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, कंस्ट्रक्टर ये आपकी मेमोरी एलोकेट कर लेता है, और ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ये उसी मेमोरी को रिलीज कर देता है। अब यहां पे देखें, मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाता हूं। मैं आपको बात जो देखें, क्लास तो यहां पे ये बन गई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर तो उसके अंदर एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, लेकिन क्लास तो क्लास है, क्लास तो मेन एक चीज है। कंस्ट्रक्टर समझ एक जिसका छोटा सा एक पुर्जा है, एक छोटा सा पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल क्लास। बात समझ में आ गई? ये जैसे हम यूज कर रहे हैं डाटा को प्रिंट करवाने के लिए, डाटा को यूज करने के लिए हम जैसे इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक मेन चीज है। ओके, अब यहां पे देखें, मैं यहां पे सिंपली ना एक बात बताता हूं। यहां पे फर्ज करें मैं लिख दिया जी आई एम अ कंस्ट्रक्टर। अब जैसे आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना, इसी तरह आपका डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैंने क्या कहा था? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और आपका डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। बात क्लियर हुई है? लेकिन आपने एक बात याद रखनी है। क्या करना है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या कहा मैंने? पहले डिस्ट्रक्टर, हाँ, पहले कंस्ट्रक्टर फिर डिस्ट्रक्टर। अब यहां पे देखिएगा, मैंने क्या लिखा? आई एम अ कंस्ट्रक्टर, और यहां पे क्या लिखा? आई एम अ डिस्ट्रक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्ट्रक्टर, और इसको कॉल करते हैं एग्जीक्यूट कंपाइलर, नो कॉलिंग, सो डायरेक्टली प्रिंटिंग। यहां पे देखिए, आई एम अ कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, फिर क्या हुआ? आई एम अ डिस्ट्रक्टर। ऐसा ही हुआ है। अच्छा, अब मैं कोडिंग को थोड़ा सा लेंथी करूंगा। अब कोडिंग को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। क्या करेंगे? क्योंकि भाई ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप के फंक्शन है। इनको हम कॉल नहीं करते, इनको हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। मैंने आपको पहले ये लाइन लिख के बता दी है सर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन which is created with the same name of your class. Constructor has no return type and it is automatically called. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, it is automatically called. मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाएगा। लेकिन कब कॉल होगा? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते मेन के अंदर, तब ये प्रिंट नहीं होगा। अब ये प्रिंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं? ये नेम आ गया पहले और कोई भी वेरिएबल ले लिया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहां पे ये फंक्शन को बस कॉल नहीं करना पड़ता, बस ये है। यहां पे देखें, अब क्योंकि एंडर लगा दिया था तो अब ये न्यू लाइन के ऊपर आ चुका है। बात क्लियर हो गई? अगर यहां तक क्लियर है तो हम एडवांस टॉपिक पे अब जाना चाहेंगे। यहां से
चलें एडवांस पे, रिवाइज। अच्छा देखें पहले हमने देखा कंस्ट्रक्टर को, फिर हमने देखा डिस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ओके क्लास से। अब क्लास जो होती है इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लास जो होती है वो कलेक्शन होती है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। डाटा मेंबर क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं, और मेंबर फंक्शन बेसिकली आपके सी प्लस के सिंपल फंक्शन होते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड और दूसरा प्री डिफाइंड। जैसे ये आपका इंट मेन है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और जो आप वॉइड वाला फंक्शन बनाते हो या इंट वाला फंक्शन बनाते हो क्लास के अंदर, वो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। मतलब मेन के अलावा जितने भी आप फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करोगे वो सारे के सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो इसका नेम हम क्लास के नेम के साथ सेम रखते हैं, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ना इंट ना वॉइड, इसको हम डायरेक्टली इस तरह बना देते हैं। और जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब प्रिंटिंग का टाइम आता है तब पहले हमेशा कंस्ट्रक्टर ने प्रिंट होना होता है, उसके बाद जितने भी फंक्शंस दिए गए होते हैं वो प्रिंट होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रक्टर प्रिंट होता है। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा सबसे लास्ट पे प्रिंट होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे मैं प्राइवेट डाटा ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं दो डाटा मेंबर ले रहा हूँ, पी और क्यू, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, आपको पता है मैंने आपको बताया था डाटा मेंबर कोई भी आप ले सकते हैं। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ बिफोर कंस्ट्रक्टर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये वाला काम, ताकि मैं आपको एक्चुअल में दिखा सकूँ कि यहाँ पे बेशक फंक्शन पहले हो बाद में हो, सबसे पहले जो चीज़ कॉल होनी है वो कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड एम के नाम से, वॉइड एम के नाम से फंक्शन बनाया, लेकिन ये सिंपल फंक्शन है। याद रखिएगा जिसकी रिटर्न टाइप होती है वो सिंपल फंक्शन होता है, और इसका नेम देखिए क्लास के नेम के साथ सेम नहीं है। ये एक सिंपल फंक्शन है, समझ आ गई ना बात की, ये एक सिंपल फंक्शन है, इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फर्ज करें p इज इक्वल टू लिखता हूँ, p इज इक्वल टू, यार चलें छोड़े इसको ना, मैं इस तरह कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का लेता हूँ डाटा, और यहाँ पे इन टाइप का ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू ज़िशान, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जस्ट सी आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि पहले कौन सी चीज़ प्रिंट होगी, फिर कौन सी चीज़ प्रिंट होगी, फिर कौन सी चीज़ प्रिंट होगी। यहाँ पे कौन सी चीज़ प्रिंट होगी अगर मैं कंपाइल करूँ तो, बताएं ज़रा मुझे जल्दी बताएं। नहीं, मैंने तो ज़िशान कॉल ही नहीं किया यहाँ पे, ज़िशान मैंने कॉल ही नहीं किया यहाँ पे भाई, तो ज़िशान प्रिंट कैसे हो जाएगा। ज़िशान प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। पहले कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे यार गौर करें, मैंने क्या कहा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। जितने भी आप फंक्शन यहाँ पे आप कॉल करोगे वी डॉट लगा के, फर्ज करें मैं वो कॉल करता हूँ वॉइड एम वाला फंक्शन, जब मैंने कॉल बेशक जो चीज़ यहाँ पे, मेरी बात नहीं, डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट पे। अब मेरी बात गौर से सुन लें, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखें ना, ये मेन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले चीज़ क्या आई, क्लास का ऑब्जेक्ट। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई। उसके बाद जितने भी फंक्शन होंगे वो प्रिंट होंगे, जितने भी फंक्शन यहाँ पे फर्ज कर लें 40 फंक्शन है, 40 फंक्शन प्रिंट होंगे। उसके बाद डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, इसके बाद डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। अब ये चाहे मैं इसकी जगह डिस्ट्रक्टर की क्लास के अंदर सबसे पहले रख दूं, डिस्ट्रक्टर की जगह मैं क्लास के सबसे बाद में रख दूं, जैसे ये भी सबसे बाद में है, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वैल्यू प्रिंटिंग होनी है वो इस हिसाब से होनी है, ये बात मेरी याद रखो। प्रिंटिंग इस हिसाब से होनी है, इस हिसाब से नहीं होनी। क्लास के अंदर कैसे लिखे हैं मैटर नहीं करता, यहां पे कैसे लिखे हैं मैटर करता है। बात क्लियर हुई ही नहीं हुई। अब ज़िशान प्रिंट हुआ पहले डिस्ट्रक्टर से, ये हैंडल लगा के दिखाऊं, यहां पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड प्रिंट हुआ है ज़िशान पहले। अच्छा अब फर्ज कर लें मैं यहाँ पे 2-3 फंक्शन और बना लेता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्ट्रक्टर के बाद।
वॉइड जी के नाम से, नहीं के बना लेता हूँ क्योंकि जी तो उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाया हुआ क्लास का। मैं यहाँ पे ऊपर फंक्शन एक और लिया था, डाटा मेंबर एक और लिया था, किस लिया, इंट क्यू लिया था, इंट क्यू लिया था। तो इंट डायरेक्टली क्यू लिख देंगे क्योंकि वो डाटा तो ऊपर मैंने टाइप डिफाइन कर चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा हो गया। आप मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा। सॉरी, क्लास प्रिंट होगी मतलब क्या चीज प्रिंट होगी? कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। अच्छा पहले कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा फिर क्या प्रिंट होगा? यार आप इस चीज पे गौर करें ना, आप ये इंट मेन पे ऊपर गौर करें। मेन के ऊपर, मेन के नीचे क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा आपने कुछ नहीं सोचना, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे फंक्शन है वो वी डॉट एम है, वी डॉट एम है। अब वी डॉट एम का फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। एम वाला फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। ये प्रिंट हो जाएगा, निशान प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इससे पहले बनाया ही नहीं, मैंने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया, अब आप गौर नहीं कर रहे इसी चीजों पे, मैं यही चीजें तो आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली बेशक क्लास के अंदर 40,000 फंक्शन बने हो, जब तक वो 40 में से एक भी यहाँ पे कॉल नहीं होता तो उसके बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जो आपका फाइनल टाइम एग्जाम होगा ना उसके अंदर उसने क्लास के अंदर कोई 10-20 फंक्शन बनाए होंगे, लेकिन मेन के अंदर उसने एक आधा कॉल किया उन्हें, ये मैं आपको बता दूं। हमें तो पता है ना, हमने पेपर दिए हुए हैं, वहां पे उसने एक आधा कॉल किया होता है, बाकी सारे के सारे उसने कॉल ही नहीं किए होते। और फिर बंदा यहाँ पे फंस जाता है, उसको कहता है यार पता नहीं सारे प्रिंट होने, नहीं एक आधा प्रिंट होता है सिर्फ वही। अब वी डॉट जी कौन सा फंक्शन बनाया था? के का, के यहाँ पे मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। फिर अब डिस्ट्रक्टर हमेशा लास्ट पे प्रिंट होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ डिस्ट्रक्टर लास्ट पे। देखो 20 प्रिंट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है। समझ आ गई बात की है नहीं आई? अब अगर मैं के वाला फंक्शन पहले कॉल कर दूंगा तो फिर उसकी वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी निशान से, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा क्योंकि सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। उसके बाद देखें ये फंक्शन आया, उसके बाद ये फंक्शन आया, उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर आ गया। बात क्लियर हो गई? ऑब्जेक्ट सबसे पहले ही होगा, ऑब्जेक्ट चेंज कर ही नहीं सकते आप इसको, यहां से चेंज नहीं हो सकता यहां से। बेशक कोई शक नहीं है, समझ आ गई बात की यहां तक? अब हम देखते हैं थोड़ा सा टेम्पलेट्स को। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट बेसिकली ये इसकी मैं कोडिंग आपको यहाँ से मैं करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली इसको जब दोबारा राइट करूँगा ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो डेट्स मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम क्लास बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी तो हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया था, ये क्लास का कीवर्ड यूज़ किया था और कलर यूज़ किया था। टेम्पलेट क्या होता है? जब हम क्लास बनाते हैं ना तो हम अलग अलग कह लें कि डाटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पी के लिए अलग फंक्शन बनाया, क्यू के लिए अलग फंक्शन बनाया, और साथ में ये देखिए टाइप डिफाइन किया कि किस टाइप का डाटा स्टोर करना है हमने। एग्जैक्टली राइट। लेकिन जो टेम्पलेट होता है इसके अंदर ये कंटेनर टाइप होता है, कंटेनर टाइप का फंक्शन होता है। इसके अंदर जैसे आप ये टी जब लिख देते हो ना, इसका मतलब है यहाँ पे कि इसने इंट भी स्टोर करना है अपने अंदर, इसने कैरेक्टर भी स्टोर कर लेना है, इसने फ्लोट भी स्टोर कर लेना है, इसने अपने अंदर बुलियन भी स्टोर कर लेना है। इसके लिए आपने करना क्या है? इसके अंदर सिर्फ एक लाइन नहीं इंक्लूड हो रही है, वो है ये लाइन। बाकी सारे के सारा वही प्रोसेस है, सेम बाकी सारे का सारा प्रोसेस वही है, बस ये एक नई लाइन ऐड करनी है टेम्पलेट वाली। टेम्पलेट जो है कीवर्ड है, ये एज इट इज जब भी आप लिखोगे एज इट इज आएगा। क्लास का कीवर्ड एज इट इज आएगा जब भी आप लिखोगे। ये टी जो है ये एक वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन मानो तो हमेशा टी ही रखो, क्योंकि टी जो होता है इसका कह लें कि एक जैसे हम कहते हैं ना लूप के लिए हमने एक चीज रखी होती है आई, इसी तरह हम लोग यहाँ पे कह लें कि कंटेनर के लिए हम मोस्टली टी का वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। पहले टेम्पलेट का कीवर्ड, उसके बाद लेस देन क्लास का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट का नाम। यहाँ पे आप बेशक यू रख लें, टी रख लें, मैं यहाँ पे वैसे टी रख देता हूँ ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे अभी भी टी रख रहा हूँ। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी सेम आ गई। क्लास का कीवर्ड आ गया, क्लास का नेम आ गया, एक्सेस स्पेसिफायर आ गए,
अब यहाँ पे एक चीज चेंज कर देनी है आपने, जहां पे आप डिफाइन कर रहे थे डाटा टाइप, अब वहां पे आप डिफाइन कर दोगे जस्ट ये टी, ये जो टी है ये अब आप रिप्लेस कर दोगे इनके साथ, ये जो टी है ये अब आप रिप्लेस कर दोगे अपनी सारी की सारी डाटा टाइप के साथ, रिप्लेस जस्ट विद यूर डाटा टाइप्स। मतलब यार जहां पे आप इंट लगा रहे थे, करेक्टर लगा रहे थे, फ्लोट लगा रहे थे, वहां पे आप क्या लगाओगे, टेम्पलेट का टी लगाओगे। बात समझ में आई है? टेम्पलेट नहीं लगाओगे, सिर्फ टी लगाओगे, मतलब ये जो नेम लिखा है टेम्पलेट का वो लगाओगे, टेम्पलेट क्लास का। ठीक है, क्लियर है? अब हमने यहां पे आगे क्या करना है, यहां पे देखिए यहां पे मैंने ना एक फंक्शन बनाया है, वो मैंने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है। मतलब पैरामीटराइज फंक्शन का ऐसा मतलब होता है वैल्यू पासिंग फंक्शन, ठीक है ना, जहां पे इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करेंगे उसे हम कहेंगे पैरामीटराइज फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे? पैरामीटराइज फंक्शन। अब यहां पे देखिए, सॉरी क्या कहा आपने? पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन। अब इसके अंदर हम करते क्या है, यहां पे देखें दो वैल्यू हमने यहां पे ले लेनी होती है, दो वैल्यू हमने यहां पे ले लेनी होती है। बात अब जरा गौर से समझिएगा, दो वैल्यू यहां पे ले लेनी है, दो वैल्यू यहां पे ले लेनी है। जैसे हमने यहां पे ली है, दो वैल्यू हम यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, और दो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर ले लेंगे यहां पे। साथ में टाइप लाजमी डिफाइन करनी है, लेकिन अलग नेम। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई है। लेकिन अब क्या करना है, डाटा टाइप को रिप्लेस कर देना है टी के साथ। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये जो फंक्शन है ना, जो अंदर वाले फंक्शन है, ये इन डाटा टाइप्स के इक्वल कर देने हैं। मतलब आपने सिंपली यहां पे क्या कर देना है, p इज इक्वल टू जे और q इज इक्वल टू n। मतलब ये जो फंक्शन है जो आपने ऊपर डाटा मेंबर बनाए हैं, इसके इक्वल कर देना है इन दोनों को। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब ऐसा हम करते क्यों है, क्वेश्चन उठता है कि सर हम इस तरह करते क्यों है। अब उसकी रीजन ये है, यहां पे देखें ये जो फंक्शंस है ना, ये जो फंक्शंस है n1 n2, अब यहां तो ये फंक्शंस जो हैं, अब देखें जब आप यहां से वैल्यू कॉल करेंगे, आप यहां पे जब देखें वैल्यू कॉल कर रहे हैं, अभी वैल्यू कॉल कर रहा है n1 कहाँ पे कॉल हो रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं n1 कहाँ पे कॉल हो रहा है हमारे पास। नमन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो रहा है, फिर ये num2 के अंदर जा रहा है, और फिर यहाँ पे ये वैसे काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है, बहरहाल इससे छोटा भी बन सकता था इसके लिए। बहरहाल मैं अब आपको इससे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 10 गया है और 15 गया है। ये देखें दो जितने आर्गुमेंट्स आपने यहाँ पे रखे हैं ना, यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स थे, कितने वेरिएबल थे यहाँ पे, दो। एक वेरिएबल एट टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, पता है ना आपको, पता है ना आपको। तो एक ही वेरिएबल यहां पे, अब एक वेरिएबल के अंदर क्या चला गया, 10 चला गया, दूसरे के अंदर क्या चला गया, 15 चला गया। बात क्लियर हुई? पहले के अंदर 10 चला गया, दूसरे के अंदर क्या चला गया, 15। ठीक है, अब आपने यहां पे क्या करना है, अब आपने यहां पे ये ले लिया। अब क्योंकि ये जो n1 था इसके अंदर चला गया 10, n2 के अंदर चला गया 15, लेकिन अब इसको आप डायरेक्टली आगे अब यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए अब आपको ऊपर वाले जो डाटा मेंबर्स बनाए थे आपने उसका सहारा लेना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर तो वैल्यू चले गई, इसके अंदर तो वैल्यू चले गई, n1 के अंदर 10 पड़ा है, तो मैंने आपको बताया था राइट साइड वाली वैल्यू किसको मिल जाती है, लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को मिल गई वैल्यू, मिल गई। अब यहां पे हमने और फंक्शन बना दिया, रिटर्न टाइप वॉइड है, डिस्प्ले रिजल्ट नेम है। समझ आ गई यहां तक बात? सर बिल्कुल आ गई। अब आगे देखो क्या है, सी आउट कर दिया किसको, नंबर्स आर एज इट इज डिस्प्ले होना है, उसके बाद कॉलन लगा दिया, डबल कोट लगा दिया, एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है जी। अब पहले क्या आया, नम1 के अंदर क्या पड़ा था, 10 पड़ा था, ठीक है जी। उसके बाद एंड आ गया, डबल कोट के अंदर है तो एज इट इज प्रिंट होगा, कोई पता है ना इसका। उसके बाद ये सेकंड वाली वैल्यू num2 आई, तो इसके अंदर कौन सी चीज पड़ी थी, n2 पड़ी थी। n2 के अंदर क्या मैंने कॉल किया था 15, तो ये 15 आ गया, इसके अंदर आ गया। उसके बाद ये num2 आ गया, उसके बाद ये जस्ट इसने डॉट लगाया, इसको आप छोड़ दें, भूल जाए, इसको एंडर लगा दिया। यहां तक इस लाइन की समझ आ गई, आ गई। नीचे आ जाए, टी एड, इसके लिए मैंने फिर एक फंक्शन बनाया टी एडिशन का, उसके अंदर मैंने कॉल कर दिया किसको, num1 और num2 को। अब यहां पे बेसिकली मैंने एक रिटर्न टाइप देनी थी, वैसे तो इसके अंदर मैंने एक
रिटर्न टाइप देनी थी, लेकिन मैंने कहा रिटर्न टाइप देने की बजाय मैं क्या कर लूँ, मैं दोनों फंक्शन को एज इट इज यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने रिटर्न टाइप देने की, मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को ऐड नहीं करना, इन दोनों को प्लस करूंगा तो एडिशन होगी ना भाई। जैसे आप, मैं आपको बताता हूं, ये फंक्शन दिख रहा है आपको, वही डिस्प्ले का दिख रहा है। अब ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है, कोई बात नहीं, सिंपल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो वहां पे हम देखें ना, हम क्योंकि एक फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने एडिशन करनी है, दो चीजों की एडिशन करनी है। अब एडिशन किस टाइप के फंक्शन की कर रहा हूं मैं, इन टाइप के फंक्शन की, करेक्टर टाइप के फंक्शन की, फ्लोट टाइप के फंक्शन की, किस टाइप की फंक्शन है जिसकी मैं एडिशन करना चाह रहा हूं। जाहिर है मैं टेम्पलेट की यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे इंट तो लिखूंगा नहीं कि मैं 2 नंबर को सम कर रहा हूं, कौन से किस टाइप के नंबर है, वो किस टाइप के नंबर है, वो किस टाइप का फंक्शन है, बताऊंगा ना उसको टाइप। तो उसको टाइप तो नहीं बता सकता मैं यहां पे, क्योंकि ये टेम्पलेट है तो मैंने यहां पे टी लिख दिया। अब इसकी टाइप फिर बताते कहां पे हैं, अब बात आती है सर इसकी टाइप बताते कहां पे हैं। इसकी टाइप हम यहां पे बताते हैं, यहां पे मेन के अंदर आके सबसे पहले क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट। किस तरह बनाना है, क्लास का नेम आ गया। अब यहां पे जरा बात गौर से समझ लीजिए, अगर आपको यहां से समझ आ गई, ऊपर वाली चीजें तो हमने पहले भी कर ली है। क्लास का नेम लिख दिया। अब आपने यहां पे जो पहला आपका डाटा होगा, जो आपने यहां पे लिखा होगा, अब आप उसको पहले डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे यहां पे पहला डाटा क्या है, ये वाला N1 वाला और N2 वाला। अब ये जो 2 नंबर आपने लिए हैं, इनको आपने किस टाइप का डाटा साइन किया, मतलब ये जो पहले वाली लाइन है इसके अंदर आप किस टाइप का डाटा लेना चाह रहे हो। आपने डाटा भेजा 10 और 15, किस टाइप का डाटा है, इंट टाइप का, मतलब 10 और 15 इंट टाइप ही है ना। यहां पे देखें इंट टाइप का डाटा है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया इंट टाइप। अगर मैं यहां पे करेक्टर टाइप का डाटा लेता तो मैं यहां पे क्या लिखता, करेक्टर 4 लिख देता। अगर मैं फ्लोट टाइप का डाटा लेता तो मैं यहां पे क्या लिख देता। अब यहां पे बेसिकली मैं फ्लोट टाइप का डाटा लिख देता हूं। जो डाटा पास आउट करना है वो आपने किस तरह। अब यहां पे एक बात और याद रखनी है, ये जो आगे वाला मैंने लिखा है ना, कैल्क इंट, उसके बाद ये कैल्क फ्लोट, ये जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं यहां पे बना रहे थे, यहां पे जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर वी डॉट करके कॉल करते हैं ना। यहां पे हम लोग अलग अलग एक ही ऑब्जेक्ट से अपने क्लास की अलग अलग चीजें कॉल कर रहे होते हैं। लेकिन टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, टेम्पलेट के अंदर हम लोग हर ऑब्जेक्ट का, यानी कि हर एक चीज के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब इंट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, फ्लोट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, और मेरे करेक्टर के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब जितने भी आपके फंक्शन है उनके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मुझे अब इसको डिस्प्ले करना है तो मैं इसको कैल्क इंट के नाम से यहाँ पे कॉल करूंगा। डॉट डिस्प्ले रिजल्ट क्यों किया है, क्योंकि इसका जो फंक्शन था वो कौन सा था, ये वाला। समझ आई बात की है, नहीं आई, मैं रिप्लेस करके दिखा दूंगा, नहीं समझ आई तो। यहां पे फर्ज कर ले मैं ले लेता हूं जी, क्या ले लेता हूं, जी। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया, जी। अब जैसे मुझे जब इसको कॉल करना है मैं क्या करूंगा, जी करके कॉल कर लूंगा, जी डॉट। समझ आ गई बात की, कि नहीं है अभी भी, मेरे ख्याल से आ गई होगी। यहां पे कंपाइल कर दो, बस बात खत्म। नंबर एडिशन आर, एडिशन इज 25, सब्ट्रैक्शन इज -5, मल्टीप्लिकेशन, अब ये सारी चीजें तो खैर वही हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना, वर्किंग ज्यादा आनी चाहिए आपको। अब फंक्शन, अब बेसिकली टेम्पलेट आपको ना लिखना है 2 महीने में, लेकिन अगर आपको वर्किंग आती है तो बस आपका काम बन गया। एक बात याद रखिएगा, पेपर के अंदर अगर उसने आपको कहा ना 4 वेरिएबल बनाने हैं, अगर आप उन वेरिएबल के नेम भी उसके कहने के मुताबिक लिखा होगे ना, थोड़ी सी चीजें उसके कहने के मुताबिक कर दोगे, तो आपको काफी हद तक नंबर मिल जाते हैं भाई। ये बात मेरी याद रखना। यहाँ पे ये सारे सारे इसी तरह मैंने डाटा लिखा और फिर डिस्प्ले करवाया। अब बेसिकली इस तरह का जो टेम्पलेट का प्रोग्राम होता है वो बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम माना जाता है, बट मैंने आपको इससे इसलिए समझाया है कि अगर आपके पास कोई टेम्पलेट का प्रोग्राम आता है तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मैंने चीज़ पहले समझाई होगी तो आपके लिए ईजी चीज़ करना आसान होगा। लेकिन अगर आपने ईजी चीज़ पहले की होगी, फिर आपके सामने जब एकदम से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आएगी फिर आप नहीं कर पाओगे। क्लियर बात, बात क्लियर हुई है? कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, कोई क्वेश्चन है अपने जी? ओके, अच्छी बात है, अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बहरहाल मैं आपको इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि
अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम फिर कर लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारे पास एक टॉपिक हमारा रह गया है फ्रेंड फंक्शन का, उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कवर करवाऊंगा। अब फ्रेंड फंक्शन का जो टॉपिक है उसको भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। अभी आप इसको तैयार करें और इंशाल्लाह जब आप इसको तैयार कर लेंगे, आप इस काबिल बन जाएंगे, आप अपना फाइनल टाइम का जो पेपर जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अपने होस्ट और दोस्त ईशान अली को अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।